चलो लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। आज YouTube में भी हमारा लाइव स्ट्रीम हो रहा है। लाइव है क्या? यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन द YouTube चैनल गाइज, ठीक है? मोहित अग्रवाल हाइफन दिव्या अग्रवाल YouTube चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेट अस स्टार्ट विद द सेशन। आज हम लोग शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले बताओ? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। दैट इज योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ऑलरेडी मैंने आपको बताया था वॉल्यूम 1 हम लोग का बहुत सारे चैप्टर्स खत्म हो चुका है। परहैप्स वॉल्यूम 1 का ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है? सो बहुत सारे स्टूडेंट जो न्यू ज्वाइनी है उनको मैंने एडवाइस दिया था कि कंपनी लॉ का सिर्फ 3 इंट्रोडक्शन क्लास देख लेना, आज का चैप्टर आपको समझ में आएगा, ठीक है? फिर वॉल्यूम 1 का रिमेनिंग टॉपिक दोबारा कब चालू होगा? इट विल अगेन स्टार्ट 2 months लेटर, ओके? सो कोई टेंशन का बात नहीं है। जिनका एग्जाम जून 26 में है, ऑब्वियसली कंपनी लॉ का दोबारा बैच स्टार्ट होगा, उसमें कर सकते हो, ठीक है? दिसंबर में भी जिसका बैच है, एग्जाम्स है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अगेन विल स्टार्ट इन अगस्त, वहां पे आप कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है? तो अभी इस बैच में जो टॉपिक्स बचे हैं वो करो, फिर जब न्यू बैच होगा उसमें कंप्लीट करना फॉर कंपनी लॉ, ओके? चलो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर चैप्टर नंबर कौन सा बताओ? 4। शेयर कैपिटल डिबेंचर चैप्टर नंबर कौन सा है? 4। लास्ट क्लास कौन सा चैप्टर किया था कंप्लीट बताओ? लास्ट क्लास चैप्टर नंबर 3 हो चुका है, प्रोस्पेक्टस हो चुका है ना? प्रोस्पेक्टस लास्ट कौन से सेक्शन तक था बताओ? 42। सबसे पहले 42 ही तो डिस्कस किया था, प्राइवेट प्लेसमेंट, याद है ना 42? तो सुनो, शेयर कैपिटल डिबेंचर्स थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 इज अ लेंथी चैप्टर व्हिच कवर्स फ्रॉम सेक्शन 43 टिल सेक्शन 72। 43 से लेकर पूरा 72 सेक्शंस है इसके अंदर। 73 तो क्या है तुमको पता ऑलरेडी, डिपॉजिट। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, कोई भी बच्चा अगर नया है, क्या आपने पहला 3 इंट्रोडक्शन क्लास कर लिया कंपनी लॉ का? वेरी गुड, समझ में आया? कंपनीज एक्ट पूरा ओवरऑल हैज बीन डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स है इसके अंदर, ठीक है? और कितने सेक्शंस है इसके अंदर बताओ? 470 सेक्शंस है, ओके? जिसमें से आज हम लोग 29 चैप्टर में से कौन सा चैप्टर डिस्कस करें बताओ? चैप्टर नंबर 4, जिसका सेक्शन कौन सा है बताओ? 43 से लेकर 72। क्लियर? चैप्टर का नाम क्या है बताओ? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर गाइस? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। चैप्टर का नाम है शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, ठीक है? तो अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस चैप्टर से ना सम्स भी आता है, इस चैप्टर से सम्स भी आता है, जैसे राइट इशू क्या है, बोनस इशू क्या है, इसके ऊपर सम्स आता है। तुम लोग याद करो, कहीं ना कहीं मैंने तुमको राइट इशू, बोनस इशू का सेक्शन पढ़ाया था, याद करो? एनीवन? वेरी गुड। राइट इशू का सेक्शन बताओ क्या है? जबरदस्त। राइट इशू अंडर सेक्शन 62, बोनस इशू अंडर सेक्शन 63, ठीक है? तो आज हम लोग डिटेल में पूरे क्लास में क्या डिस्कस करने वाले बताओ? राइट इशू। पूरा आज का क्लास में खाली राइट इशू डिस्कस करेंगे, मतलब एक क्लास पूरा राइट इशू ऑफ द शेयर्स डिस्कस करने में चला जाएगा। देख रहे हो पूरा, देखो 43 से लेकर लास्ट में देखो कौन सा सेक्शन तक है? 72 दिखाई दे रहा है ऑन द स्क्रीन। पूरा 43 से लेकर कहां तक है? 72। इधर ध्यान दो, आज हम लोग कौन सा सेक्शन करेंगे बताओ? सेक्शन 62 विच टॉक्स अबाउट क्या? राइट इशू। सेक्शन 62 किसके बारे में बात करता है बताओ ना? राइट इशू। सेक्शन 62 टॉक्स अबाउट क्या? राइट इशू। नाउ व्हाट इज दिस राइट इशू? ध्यान से सुनना। इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी इशू करता है, पता है? समझ में आ रहा है? सपोज करो ऑलरेडी मेरे कंपनी ने ऑलरेडी इक्विटी शेयर इशू कर रखा है, दोबारा कंपनी इशू लेकर आना चाह रहा है। दोबारा कंपनी क्या लेकर आना चाह रहा है बताओ? इशू। तो लॉ मेकर क्या बोलते हैं? व्हेनेवर एनी कंपनी कम्स आउट विद फर्दर इशू ऑफ शेयर, इट मस्ट बी इशूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल एज नियरली एज द सर्कमस्टांसेस एडमिट। एक एक वर्ड में इसका मीनिंग छिपा हुआ है। क्या बोला लॉ मेकर ने? ध्यान से सुनना, कि जब भी आप दोबारा शेयर का इशू लेकर आना चाह रहे हो, सबसे पहले इशू किसको ऑफर करो? टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। इसके पीछे लॉजिक है, तुम समझो। सपोज करो कंपनी इज फर्दर इन द नीड ऑफ मनी। कंपनी को क्या चाहिए बताओ? पैसा चाहिए एक्सपेंशन करने के लिए। कंपनी को क्या चाहिए? क्या सब नोटबुक वगैरह इधर उधर कर देते हैं ये। चलो, कंपनी को फर्दर फाइनेंस रेस करना है। क्यों रेस करना है? कोई नया प्रोजेक्ट आया है, ठीक है, जिसमें फंडिंग का दरकार है। तो अब एक बात बताओ, फाइनेंस रेस करने का 2 सोर्स है, या तो डिवेंचर लोन फ्लोट करेगा या इक्विटी शेयर इशू करेगा। तो कंपनी बोल रहे हैं हम लोग एक काम करते हैं ना, इक्विटी शेयर इशू करना चाह रहे हैं,
तो अब कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बदमाश डायरेक्टर लोग है ना, उन लोग क्या प्लान कर रहा है, एक काम करो ना, कंपनी जो और फर्दर इशू लेकर आ रहा है ना, हम लोग एक काम करते हैं, न्यू बाजार के शेयर होल्डर को, न्यू अननोन पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, हम लोग के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे फेवर में डिसीजन नहीं लेते, तो डायरेक्टर चाह रहा है कंट्रोल डाइल्यूट हो जाए, उन लोगों को मिल जाए जो डायरेक्टर के खासम खास लोग है। तो तुमको नहीं लगता है नाइंसाफी होगा पुराने इक्विटी शेयर होल्डर के संग, जिन्होंने इतने साल से कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनका ओनरशिप, उनका कंट्रोल एक बार में छिन जाएगा। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? तुम समझो, जब कंपनी का बुरा वक्त था तो इन लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और कंपनी को ग्रो किया, यू अंडरस्टैंडिंग। और अब जब कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका है, जब इन्हें रिटर्न कमाने का टाइम मिल रहा है, तो ये डायरेक्टर लोग, कंपनी का बदमाश डायरेक्टर लोग क्या चाह रहे हैं कि कंपनी का जो कंट्रोल है वो क्या हो जाए, डाइल्यूट हो जाए, किसी और शेयर होल्डर के हाथ में कंपनी का ओनरशिप चल जाए, जो हो सकता है डायरेक्टर का कोई खासम खास इंसान है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, एक्सेट्रा। तो इसलिए लॉ मेकर, बहुत चालाकी समस्या है डायरेक्टर लोग का पहले से, तो लॉ मेकर ने एक प्रोविजन बनाया, राइट इशू अंडर सेक्शन 62, और ये बोला जब भी कंपनी फर्दर इशू ऑफ शेयर लेकर आ रहा है, सबसे पहला ऑफर किसको देना पड़ेगा, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर लोग को। समझ में आ रहा है? अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आज तुमको ही फंडिंग चाहिए, तुमको कोई अपना नया बिजनेस करना है, तुम कटोरा लेकर सीधा बाहर चले जाओगे रिलेटिव लोग के पास, क्या घर में मम्मी पापा को अच्छा लगेगा? सोचो, खुद के मम्मी पापा से नहीं भीख मांग रहे हो, बाहर वाले से भीख मांग रहे हो, कितना खराब लगेगा बताओ। पहले मम्मी पापा से तो पूछो, हाँ उन्होंने मना कर दिया इन्वेस्ट करने के लिए, तब तुम अंकल आंटी किसके पास जाना, लेकिन डायरेक्टली अगर तुम बाहर वाले के पास जा रहे हो कटोरा लेकर, खराब नहीं लगेगा? इट हर्ट्स और इट डज नॉट हर्ट्स? इट हर्ट्स। तो वैसे ही लॉ मेकर ने भी दूर का सोचा कि अरे भाई, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग लोग ऑलरेडी है उनको पूछो ना, अगर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बाहर वाले के पास जाने का क्या दरकार है, क्यों तुम उनका कंट्रोल को डाइल्यूट करना चाहते हो? तो इसलिए बोला व्हेनेवर एनी कंपनी वांट्स टू कम आउट विद क्या फर्दर इशू ऑफ द शेयर कैपिटल, इट मस्ट बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। समझे? अब सुना क्या हुआ, सपोज करो कंपनी नया शेयर इशू कर रहा है 1000 इक्विटी शेयर, ठीक है, एट द रेट ऑफ फेस वैल्यू ₹10 ईच, मार्केट प्राइस बता देंगे बाद में, छोड़ो उससे मतलब नहीं है। कंपनी कितना शेयर फर्दर इशू लेकर आ रहा है, 1000। अच्छा, प्रोविजन में ये लिखा है कि एग्जिस्टिंग लोग को ऑफर करना है ना, मान लो कंपनी में ऑलरेडी पब्लिक कंपनी है, 7 मेंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंपनी में कितना मेंबर है बताओ, 7। अब ये 7 मेंबर को क्या किया, बदमाश डायरेक्टर लोग एक एक तो शेयर देकर बैठा दिया। समझ में आ रहा है? A B C D E F G, ये 7 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर थे, इन लोग को एक एक तो शेयर देकर बैठा दिया, बोले तुम एक तो ले लो, एक तो ले लो, एक तो ले लो, एक तो ले लो। देखो हम लोगों ने लॉ का प्रोविजन कंप्लाई कर लिया, लॉ मेकर ने यही तो बोला था कि जब भी हम लोग इक्विटी शेयर फर्दर इशू लेकर आएंगे, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करना है, एक एक तो शेयर देकर इन लोग का मुंह बंद करवा दिया ना, दिखा दिया हम लोगों ने लॉ के प्रोविजंस को कंप्लाई किया है। बट डू यू थिंक दे आर फॉलोइंग लॉ विद फुल स्पिरिट? दे आर जस्ट फॉलोइंग लॉ इन राइटिंग। लॉ को बस राइटिंग में फॉलो करने के लिए लोग कंप्लायंस कर रहे हैं, एक एक तो शेयर देकर बैठा दिया ताकि इनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाए। तो इसलिए लॉ मेकर बहुत दूर का सोचते हैं। लॉ मेकर ने इसलिए पता है क्या बोला जानते हो, जब भी फर्दर इशू ऑफ इक्विटी शेयर लेकर आएगा ना, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करना है इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल। एक लाइन ऐड किया, क्या बताओ, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल। इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब क्या, रेशियो। जैसे सपोज करो द कंपनी इज कमिंग आउट विद राइट इशू ऑफ से 1:2। 1:2 का मतलब क्या हुआ, कंपनी एक इक्विटी शेयर ऑफर करेगा उन लोगों को जिसके पास 2 इक्विटी शेयर है। समझे? जैसे सपोज करो मिस्टर ए के पास ऑलरेडी 500 इक्विटी शेयर है कंपनी का, तो उसको एक तो शेयर ऑफर नहीं करेगा कंपनी, कितना राइट इशू ऑफर करेगा, 500 इंटू 1/2 ना, यानी इसको कितना मिलना चाहिए, 250, यानी इसको राइट इशू ऑफर कितना मिलना चाहिए, 250 शेयर सब्सक्राइब करने का। यानी मिस्टर ए हैज अ राइट टू सब्सक्राइब फॉर 250 न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है? वैसे मान लो मिस्टर बी के पास कितना शेयर है, सपोज करो 1000, तो इसको कितना ऑफर मिलेगा, 500 का। 1:2 का मतलब क्या हुआ, 1 इक्विटी शेयर फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 2 इक्विटी शेयर हेल्ड, एक मिलेगा इन एक्सचेंज ऑफ 2 इक्विटी शेयर। समझ में आ रहा है? अगर आपके पास 2 है तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? अगर आपके पास 3 है तो कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। डेर कैसे मिलेगा, डेर फ्रैक्शनल फिगर थोड़ी होता है शेयर का, समझ रहे हो? 1.5 शेयर होता है क्या कुछ? कभी बाई 1 गेट 1 फ्री ऑफर सुना है तुमने? सुना है? तो तुम 1 खरीदते हो तो 1 मिलता है। अच्छा, बाई 2 गेट 1 फ्री सुना है? बाई 2 गेट 1, 2 खरीदा तो 1 मिला। 3 खरीदते हो तो क्या 4 मिलता है कि डेर मिलता है? 1 ही मिलेगा ना। 4 खरीदोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। 5 खरीदोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। कुछ बच्चे समझ ही नहीं रहे, अरे बाबा बाई 2 गेट 1 ऑफर कभी नहीं खरीदे हो क्या? 2 खरीदा उसके संग 1 मुफ्त मुफ्त मुफ्त, सुना है ये ऑफर कभी? 2 खरीदा तो कितना मिला एक्स्ट्रा, 1 मिला ना। अरे बाई 2 गेट 1, 2 खरीदा कितना मिला, 3 खरीदा कितना मिला, 4 खरीदा कितना मिला, 5 खरीदा कितना मिला, 6 खरीदा कितना मिला, 7 खरीदा कितना मिला, 8 खरीदा कितना मिला, 4, 9 खरीदा कितना मिला। समझ ही नहीं आ रहा। कुछ बच्चे तो ऐसे देख रहे क्या हो रहा है पता नहीं।
हम लोग कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे दिमाग में। तुम बोलो 10 खरीदा कितना मिला? 10 खरीदा कितना मिला? 11 खरीदा कितना मिला? 12 खरीदा कितना मिला? तुम बोलो 13 खरीदा कितना मिला? चेरी बॉय 13 खरीदा कितना मिला? हाँ 7 मिल गया 13 खरीदने से, क्या बात है। मेरे को भी ले चलो ऐसे दुकानदार के पास। 13 खरीदा कितना मिला? 14 खरीदा कितना मिला? 5 खरीदा कितना मिला? 4 2 1 कुछ नहीं मिला। कभी ना कभी तो समझ ही गए होगे, नहीं समझे तो इलाज कराओ, दिमाग में कोई प्रॉब्लम है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यानी इसका मतलब तुम समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो एक लाइन और ऐड कर दिया लॉ मेकर ने। तुमने बोला ना फ्रैक्शनल वैल्यू, फ्रैक्शनल शेयर होता है क्या कभी? तो लॉ मेकर ने एक लाइन और क्या ऐड किया, एज नियरली एज द सर्कमस्टांसेस एडमिट। इसका ये मतलब हुआ। अब वो बड़ा वाला लाइन सुनो, क्या बोला था मैंने, ध्यान से सुना। व्हेनेवर, क्या बोला मैंने, ध्यान से सुना। व्हेनेवर एनी कंपनी वांट्स टू कम आउट विथ क्या, फर्दर, बोलो फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, इट मस्ट बी क्या, ऑफर्ड टू इट्स क्या, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन proportion of their paid up share capital as nearly as the circumstances admit। समझ गए? as nearly वर्ड का मतलब क्या हुआ, मतलब जितना नियरली संभव है ना। अब किसी के पास हो सकता है ना 300 शेयर है तो उसको कितना मिलेगा, फ्रैक्शनल वैल्यू तो होगा नहीं ना, तो बोले जितना भी क्लोजेस्ट फिगर है उसके हिसाब से। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? कोई दिक्कत है? जैसे मान लो किसी के पास 301 है तो 301 तो होगा नहीं, तो 300 का ही ले लो, 300 यानी उसको 150 शेयर मिलेगा। अच्छा, कैन दिस रेशियो वेरी? मैंने 1:2 बोला है, क्या 1:3 हो सकता है? हाँ, मतलब जिसके पास 3 है उसको 1 मिलेगा। कैन इट बी 2:1? यानी 2 दे रहा है इन एक्सचेंज ऑफ 1, जिसके पास 1 है उसको कितना मिलेगा, 2। एक्सचेंज नहीं, मतलब कि जिसके पास 2 है उसको, जिसके पास 2 है 1 है उसको 2 मिलेगा। एक्सचेंज मतलब ले थोड़ी ले रहा है उसको, उतना है और मिल जाएगा। समझ में आया क्या बोला? तो ये सब बात कहाँ पे लिखा हुआ है बताओ ना, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1। किसके अंदर लिखा हुआ बताओ, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1। अब सुनो ना, सेक्शन 62 में क्यों पूरा क्लास चला जाएगा, इसका रीजन है। सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 के अंदर इटसेल्फ 3 ठो क्लॉजेस हैं, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, और तो और क्लॉज ए के अंदर फर्दर 3 सब क्लॉजेस है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। सबसेक्शन 1 करने में हम लोग को आधी घंटा चला जाएगा। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? सेक्शन, बोलो ना, सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 के अंदर कितना क्लॉजेस है बताओ, 3, ए बी सी। फिर ए के अंदर क्या है, सब क्लॉजेस, क्लॉज, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। समझ में आ रहा है? वैसे ही और उसके अलावा 62 सबसेक्शन 2 है, सबसेक्शन 3 है, सबसेक्शन 4 है, सबसेक्शन 5 है। तो पूरा क्लास लगेगा ना, कितना बड़ा है, देख रहे हो? तो अभी तुम लोगों ने जो डिस्कस किया, व्हाट वाज दैट? दैट वाज सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। क्या था बताओ? क्लॉज ए। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जो ऑफर कर रहे हो वो कहां लिखा है ये बात? क्लॉज ए के अंदर। वापस से बोलो, एज पर सेक्शन 62 subsection 1 clause A, whenever any company wants to come out with further issue of the shares, it must be offered to the existing equity shareholder in proportion of their paid up share capital as nearly as the circumstances admit, as nearly as the क्या, circumstances admit। समझ लियो यहाँ तक? subject to the following 3 conditions। ऑफर करो बट सब्जेक्ट टू द क्या, फॉलोइंग 3 कंडीशन। समझ गए? फॉलोइंग 3 कंडीशन इसमें आने वाला है, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। तो सब क्लॉज 1 में क्या बोला है, ध्यान से सुनना, इट टॉक्स अबाउट द ऑफर पीरियड। कंपनी का बदमाश, डायरेक्टर लोग का बदमाशी देखो। सुनो ना, मैं भी कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूं, मुझे कॉल किया डायरेक्टर ने बोला सुनो हम लोग राइट इशू लेकर आ रहे हैं, 2 घंटा का तुमको टाइम दे रहे हैं, अगर तुमको सब्सक्राइब करना है कर लो, नहीं तो फिर हम लोग ऑफर किसी और को दे देंगे। तुम भाई समझो, हम भी तो इंसान है, दिमाग को, ब्रेन को प्रोसेस करने में समय लगेगा कि नहीं? 2 घंटा का डेडलाइन दे रहे हो, इज एज गुड एज तुमने कुछ मुझे टाइम ही नहीं दिया। तुम चाह नहीं रहे हो कि मैं कंपनी का शेयर्स खरीदूं, मतलब ये तो टॉर्चर हो गया नेसेसरली कि अरे भाई 10 मिनट का टाइम दे रहे, खरीदना खरीदो नहीं तो ऑफर रिजेक्टेड। मतलब तुमको मेरे को ऑफर ही नहीं करना है, यही मतलब हो गया ना? तो ऐसा नहीं चलेगा, तुम ऐसे सामने वाले को टॉर्चर नहीं कर सकते, उसको भी तो सोचने समझने का समय दो। हम पढ़ेंगे, समझेंगे कंपनी क्यों इशू कर रहा है, प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, क्या इसका प्रोस्पेक्ट है, क्या मुझे शेयर खरीदना चाहिए, इसका इंपैक्ट क्या होगा, कितना रुपया लगेगा, और रुपया भी बंदोबस्त करने में समय लगेगा कि नहीं? अरे भाई ये क्या मतलब हुआ? मतलब तुम तो जानबूझ के बस खाली कंप्लायंस करने के लिए मेरे को इस तरह से ऑफर दे रहे हो, टू प्रूव दैट यू हैव फॉलोड लॉ एंड राइटिंग। बट व्हेनेवर लॉ इज फॉलोड, इट शुड बी फॉलोड विद फुल क्या, स्पिरिट
एंड नॉट ओनली मेयरली बाय राइटिंग, तो इसलिए लॉ मेकर इस बात समझते हैं, तो लॉ मेकर ने और एक प्रोविजन बनाया सब क्लॉज 1 के अंदर, बोला ये जो ऑफर पीरियड तुम दोगे ना राइट इशू का, ये कम से कम 15 दिन के लिए खोल के रखो। कहाँ 24 घंटा 48 घंटा का हम लोग बात कर रहे हैं, लॉ मेकर बोल रहे 15 दिन के लिए खोल के रखो। क्या चीज को ऑफर? राइट इशू। तो राइट इशू ऑफर का मिनिमम ऑफर पीरियड बताओ क्या है? राइट इशू ऑफर मिनिमम कितने दिन के लिए खोल के रखोगे? 15 दिन। और सच लेसर पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब, और सच लेसर पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब कौन करता है? सरकार प्रेस्क्राइब करता है रूल्स में, समझ में? सीजी मेक्स रूल, जहां प्रेस्क्राइब करता है। और ऑलरेडी गुड न्यूज है कि रूल आ चुका है इसके ऊपर लेसर डेज का। तो रूल में देखोगे 7 डेज लिखा है। रूल में क्या लिखा हुआ है? तो एक्ट अकेले पढ़ के जाते हो कि रूल्स के संग पढ़ते हो? तो एक्चुअली अगर मेरे से पूछो मिनिमम ऑफर पीरियड का टाइम लिमिट कितना है, क्या हो गया? 7 डेज। सीजी चाहे तो इसको और कम कर सकता है कल। हाँ, अभी राइट नाउ रूल में कितना प्रेस्क्राइब किया? 7 दिन। बोला मिनिमम ऑफर पीरियड कितना होना चाहिए? 15 दिन। और सच लेसर पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब। कुछ दिन पहले तक लेसर पीरियड प्रेस्क्राइब नहीं था, एज ऑफ नाउ कितना प्रेस्क्राइब कर दिया बताओ? 7 दिन। क्लियर है यहां तक? जल्दी से बोलो। सच लेसर पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब, कितना प्रेस्क्राइब किया बताओ? 7 दिन। 15 दिन। और सच लेसर पीरियड एज में बी प्रेस्क्राइब, लेसर पीरियड कितना बताओ? 7 डेज। अच्छा, और एक जबरदस्त बात बोला, जानते हो क्या बोला? जबरदस्त बात बोला कि अगर आप एक स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी हो, क्या हो मेरे को बताओ, तो आप चाहो तो ऑफर पीरियड को 7 दिन से कम भी रख सकते हो। व्हाट इज दिस? चलो क्लियर है क्या बोला मैंने? आर वी थ्रू विद दिस? अगर मैंने बोला स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी है तो उसका ऑफर पीरियड 7 दिन से भी कम हो सकता है। आर वी थ्रू विद दिस? वापस से बोलो, ऑफर पीरियड राइट इशू का मिनिमम कितना पीरियड के लिए होना चाहिए? 15 दिन। लेसर पीरियड हो सकता है क्या? हाँ, जितना रूल में प्रेस्क्राइब है। रूल में कितना प्रेस्क्राइब है? 7 दिन। लेकिन अगर आप कौन हो? स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी, तो क्या 7 दिन से भी कम हो सकता है क्या? हाँ, 7 डेज से भी कम हो सकता है। तो राइट इशू का ऑफर पीरियड आप समझ गए क्या होता है? वापस से बोलो, राइट इशू का ऑफर पीरियड कम से कम, मतलब लॉ मेकर जानते हैं कि डायरेक्टर लोग कितना बदमाशी कितना हद तक गिर सकता है, तो इसलिए अलग से उन्होंने ऑफर पीरियड का भी प्रोविजन बना दिया। बोला कि राइट इशू का जो ऑफर पीरियड है कम से कम कितना दिन तक करके रखना होगा? 15 दिन। उससे कम भी हो सकता है क्या? एज मे बी प्रेस्क्राइब। रूल में कितना प्रेस्क्राइब है? उससे भी कम हो सकता है क्या? अगर तुम कौन से कंपनी हो? स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी। लेकिन सुनो ना, अब ऐसा भी नहीं है कि 2 महीने तक खोल के रखे हो ये ऑफर, समझ में आया? तो बोला मैक्सिमम 30 दिन का हो सकता है। मिनिमम बोला 15 दिन ना, और मैक्सिमम कितना बोला? 30 डेज। मतलब खोलना है, अब ऐसा थोड़ी है कि बस खोल के रखोगे ऑफर पीरियड, जिंदगी भर खोल के, साल भर खोल के रखोगे। बोला मैक्सिमम कितना ऑफर पीरियड हो सकता है? 30 डेज। मिनिमम कितना बोला? टू बी मोर एग्जैक्ट 7 डेज। 7 बोल सकते हैं ना हम लोग, ठीक है? और अगर आप स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी हो तो उससे कम हो सकता है, उससे कम हो सकता है। लेकिन उससे कम ऐसे ही नहीं हो जाएगा, उसके लिए भी तुम लोग को मेंबर लोग का कंसेंट लेना पड़ेगा इन राइटिंग। वो भी 90% ऑफ द मेंबर का कंसेंट इन राइटिंग लेना पड़ेगा। समझ में आया क्या बोला? स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी वांट्स टू कीप द ऑफर पीरियड फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 7 डेज, इट कैन बी डन, बट फॉर दैट मेंबर्स कंसेंट हैज टू बी ऑब्टेन। वो भी ऐसे अंडू पंडू मेंबर नहीं, 90% ऑफ द मेंबर should give their consent in writing. 90% of the members should give their consent in writing. संभाल लियो यहाँ तक? कोई डाउट है? क्लियर है? श्योर है? क्लियर? तो ये बात कहाँ पे लिखा है बताओ ना, पूरा एक बार बताओ तो, ठीक से बताओ, ये किसमें लिखा हुआ है? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। देख रहे हो? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज 1। मजा आया पढ़ के? संभाल लियो यहाँ तक? कोई दिक्कत है? अब सुनना, सब क्लॉज 2 के अंदर क्या लिखा हुआ है? कितना बोला? 3 तो बोला ना। और सब क्लॉज 3 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सुनना ध्यान से। अब सपोज करो एक शेयर होल्डर है मेरे कंपनी का, ऋषभ। ऋषभ को मैंने ऑफर किया, ऋषभ के पास ऑलरेडी 200 शेयर था, तो अभी राइट इशू ऑफर कितना गया होगा बताओ? 1:2 का रेशियो है। यस, तो ऋषभ के पास राइट इशू का ऑफर कितना गया? 100 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब करने का। समझ में आ रहा है? अब राइट इशू प्राइस जो है ना, कंपनी ने 40 रुपया रखा है। एक बात बताओ, कंपनी जो राइट इशू प्राइस रखेगा वो मार्केट प्राइस से ज्यादा रखेगा कि मार्केट प्राइस से कम रखेगा? थोड़ा से भी अगर दिमाग होगा तो बता दोगे करेक्ट पॉइंट। कम। अरे मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा तो लोग फिर मार्केट से खरीद लेंगे ना, तुमसे क्यों खरीदेंगे? तो फिर बेनिफिट क्या हुआ? तो एक्जिस्टिंग इक्विटी शेयरहोल्डर को जो ऑफर दिया जा रहा है राइट इशू का शेयर प्राइस, दैट शैल बी लेसर देन दैट ऑफ मार्केट प्राइस। क्यों? समझ में आया? तो नहीं तो तुम मार्केट से खरीदोगे, कंपनी से क्यों खरीदोगे? क्लियर है? तो मार्केट में प्राइस कितना था बताओ? 50 रुपया।
कंपनी कितना में ऑफर कर रहा है बताओ? 40 रुपया। ऋषभ के पास कितना शेयर्स का ऑफर है? 100। चाहे तो 100 शेयर खरीद सकता है, बट अब ऋषभ बोल रहा है ना यार अभी थोड़ा तंगी चल रहा है, इतना पैसा नहीं है, क्या करे, खरीदे कि नहीं खरीदे, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑफर है, हम ये ऑफर को छोड़ना नहीं चाहते, हम ये ऑफर को छोड़ना नहीं चाहते। तो ऋषभ क्या बोल रहा है, मेरी एक बहन है उसको हम शेयर को सब्सक्राइब करवा देते, एक काम करते हैं। तो क्या ये रेनंसिएशन अलाउड है? क्या राइट इशू का रेनंसिएशन अलाउड है? अलाउड है, प्राइवेट प्लेसमेंट में अलाउड नहीं है। सोनवार अंडर सेक्शन 42 राइट इशू में रेनंसिएशन अलाउड है। या वो चाहे तो अपना राइट्स को रेनाउंस कर सकते हैं, या तो पार्टली या फुल्ली, ऐसा हो सकता है। ये सोच रहे हैं इसको लालच आ गया, बोला 50 हम रख लेते हैं, 50 किसी और को दे देते हैं। अब एक बात बताओ ऋषभ, अगर ये राइट किसी को तुम ट्रांसफर करोगे, फ्री में करोगे क्या? ये तो ऑफर तुमको मिला है ना, तुमको इसका फायदा होना चाहिए। तो आज मान लो तुमने किसी और को दिया, ये किसको देना चाहोगे? जल्दी से नाम बताओ, किसको देना चाहोगे? हाँ, बहन को दोगे तो फिर वही पैसा नहीं ले पाओगे ना, किसी और को ही दो। चलो बताओ किसको दोगे, जल्दी बताओ। खुशी, ठीक है, खुशी से पैसा लोगे, तुमको खरीदना है ना, ठीक है खरीदना है, तो इतना सीरियस होके क्यों बोल रही हो, गुस्सा क्यों? ठीक है तो सब चलो सुना ध्यान से। ऋषभ क्या है, खुशी को शेयर ट्रांसफर करना चाह रहे, राइट इशू का, क्लियर? कितना? 50 इक्विटी शेयर देना चाह रहे। तुम मेरे को एक बात बताओ कि तुम इसको कितना रुपया में राइट को अनाउंस करेगा, कितना रुपया से लेगा, सोच के बताओ। चलो तुम मेरे को बताओ खुशी, तुम इसको कितना रुपया देना चाहोगी, कितना रुपया देना चाहोगी? तुम कितना लेना चाहोगे? एक अमाउंट बताओ ना यार। 45 रुपीज तुम इसे लेगा? अच्छा, तुमको क्या लगता है बेवकूफ है क्या? और तुम सही में बेवकूफ हो जो तुम खुद बोल रही हो, 45 दे देंगे। मतलब तुम समझो रेनंसिएशन ऑफ राइट के लिए सबसे पहले ऋषभ जो है खुशी से 45 रुपीज पर शेयर करके लेगा इंटू 50। समझ में? अब ये राइट ट्रांसफर कर दिया, अब खुशी के पास राइट आ गया, अब खुशी कंपनी को 40 रुपया और देगी शेयर खरीदने के लिए, यानी पर शेयर का कॉस्टिंग पड़ गया 40 प्लस 45 85 रुपीज, और मार्केट में शेयर मिल रहा है 50 रुपया, लेकिन हम 85 रुपीज में कंपनी से शेयर खरीदेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ ऋषभ। व्हाट रिडिकुलस इज दिस? भाई तुमको किस लिए वो देगी 85 रुपीज? कंपनी को तो उसको 40 देना ही है। मान गई तो कुछ भी करेगा क्या? वो नहीं मानी, अब हम उसको सब समझा दिए हैं। अब तुम बताओ उसको कितना रुपया देने के लिए रेडी हो? मैक्सिमम तुम कितना ले सकते हो, सोच के बताओ यार, दिमाग लगाओ, और तुम कितना रुपया देने के लिए रेडी हो? हाँ? क्या बोल रहे हो तुम लोग? कंपनी को तो 50, कंपनी को तो 40 देना ही है। एक बात बताओ, तुम मार्केट में 50 रुपए में खरीद रहे हो, तुम मार्केट से तो 50 में खरीद लोगे। तुम अगर राइट, सुन तो लो यार, राइट इशू सब्सक्राइब करने का राइट खरीदोगे तो तुमको कंपनी को तो 40 रुपए देना ही पड़ेगा। तो तुम ऋषभ से राइट ट्रांसफर करवा रहे हो, तो मैक्सिमम उसको कितना देने के लिए रेडी रहोगे बताओ ना? और 10 रुपया देने के लिए रेडी रहोगे, और 10 भी क्यों दोगे यार, बेवकूफ हो क्या? अगर 10 ही और देना तो मार्केट से खरीदोगे, इसके पीछे क्यों पड़ोगे तुम? यानी समवेयर लेस देन ₹10 पर शेयर। 5 रुपया ले लो और 6-7 रुपया ले लो एक शेयर का रेनाउंस करने का, ताकि तुमको भी फायदा हो जाए 5-6 रुपया पर शेयर, और इसको भी फायदा हो जाए। रादर देन बाइंग फ्रॉम ओपन मार्केट, शी इज गोइंग टू टेक इट फ्रॉम यू। समझ में आ रहा है क्या? यहाँ राइट इशू रेनाउंस करने का रेट पूछ रहे हैं, तो रेनंसिएशन प्रोसीड्स मैक्सिमम कितना होगा? इट कैन नॉट एक्सीड 10 रुपीज, which is the difference between the market price of the share and the right issue price ना। बोलो, difference between the क्या? market price and the right issue price cannot be beyond that। दोनों का difference होगा ना, राइट इशू प्राइस और किसका? मार्केट प्राइस का जो डिफरेंस है, उतना मैक्सिमम रेनंसिएशन प्रोसीड्स हम लोग ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मतलब तुम बताओ यह कि कितनी बड़ी बेवकूफ है, पहले इसको देगी 45 रुपया राइट खरीदने के लिए, क्यों? ऋषभ बाबू से हम राइट खरीद रहे, बहुत बड़ा बाबू है। फिर उसके बाद 40 रुपए हम कंपनी को देंगे, 85 रुपीज। फिर उसको क्या करोगी? फोटो फ्रेम करवा के रखोगी क्यों शेयर सर्टिफिकेट को? समझ में आ रहा है तुमको? तो ऑब्वियस सा बात है, जो रेनंसिएशन प्रोसीड है, इट शैल लाई समवेयर बिटवीन द डिफरेंस ऑफ मार्केट प्राइस एंड द राइट प्राइस, राइट इशू प्राइस। और वो भी एग्जैक्टली नहीं हो गया यार, उससे कम ही होना चाहिए ना। लॉजिकली सोचो, इसको मार्केट से 50 में खरीदना है, कंपनी को तो 40 दे ही रही है, तो समवेयर कितना? 10 रुपया उससे नीचे ही तो देना चाहिए ना इसको, तब तो फायदा है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसके ऊपर सम्स आएगा, मैक्सिमम रेनंसिएशन प्रोसीड्स निकाल के दो। तुम लोग पूरा लिख कर आना, हाँ, 45 रुपीज मर्जी से, 5 रुपया मार्जिन भी जोड़ देना। 40 रुपया राइट इशू का प्राइस, 5 रुपया और 45 रुपीज में हम लोग दे देंगे, तो डिफरेंस निकाल कर आना। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम इतना हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर है? तो एक बात बताओ, रेनंसिएशन अलाउड है क्या? हाँ।
तुमने अभी देखा एग्जांपल में, ये तो पार्टली रेनाउंस कर रहा था, 50 शेयर खुद अपने पास रख रहा था, 50 ट्रांसफर कर रहा था, पूरा चाहे तो पूरा भी दे सकता है, यस और नो? तो रेनाउंसिएशन कैन बी डन आइदर पार्टली और फुल्ली, अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड। अगर आर्टिकल में कुछ और लिखे, आर्टिकल में लिख दिया मेरे कंपनी में रेनाउंसिएशन राइट्स अलाउड नहीं है, तब नहीं कर सकते, रेनाउंसिएशन ऑफ राइट इशू नहीं कर सकते तब। अगर कुछ नहीं लिखा तब कर सकते हो। तो इसलिए क्या बोला लॉ मेकर ने, अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड। क्या बोला बताओ? अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड। रेनाउंसिएशन में भी अलाउड फुल्ली और पार्टली। क्लियर है यहाँ तक? अब सुनो क्या हुआ, मेरा कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर कर चुका है। अब कुछ शेयर्स बच गए, 3 या 4 शेयर, समझ में आ रहे, जो कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे, या हम लोगों ने उन्हें ऑफर नहीं किया बिकॉज ऑफ दैट फ्रैक्शनल वाला वैल्यू। तो मतलब 3-4 शेयर अभी और भी बच गया है। तो जो रिमेनिंग शेयर है ना, अनसब्सक्राइब्ड शेयर, इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द बीओडी एज पर देयर ओन डिस्क्रिशन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जो रिमेनिंग अनसब्सक्राइब शेयर है, मान लो तुम लोग को ऑफर दिया, अब क्या जरूरी है तुम लोग सब्सक्राइब करेगा? हो सकता है तुम लोग नहीं किया, और हो सकता है तुम लोग रेनंसिएशन भी नहीं किया, तो अनसब्सक्राइब रह गया ना। तो जो बचा कुछ अनसब्सक्राइब शेयर है उसका क्या करे, वो बीओडी पे छोड़ दो, जो मर्जी वो करेगा, समझ में आ रहा है? बीओडी में डिस्पोज इट ऑफ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। जैसे बीओडी की मर्जी, तुम लोग बोलोगे नहीं पब्लिक को ऑफर देना चाहिए, तब तो फिर उसके लिए जबरदस्ती प्रोस्पेक्टस वगैरह इशू करना पड़ेगा, इशू एक्सपेंसेस लगेगा, खर्चा कंप्लायंसेस दुनिया भर का है, तो हो सकता है बीओडी को लग रहा है वो करने का खर्चा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे ही किसी को भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है क्या? हाँ, मिस्टर एक्स को बेच सकते हैं क्या? हाँ, एज डिसाइडेड बाय बीओडी। बोला ना, जो बीओडी डीम्स फिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। समझ में आ रहा है? कंपनी के लिए जो अच्छा है, कंपनी के लिए जो बेनिफिशियल है, वो डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? बीओडी। तो ये बात रेनंसिएशन वाला बात कहां पे लिखा है बताओ ना? 3 सब कंडीशन बोला था ना, सब क्लॉज, ये हो गया रेनंसिएशन वाला बात, सब क्लॉज 2। और जो रिमेनिंग अनसब्सक्राइब शेयर है वो डिस्पोज ऑफ करेगा बीओडी, ये बात कहां लिखा है? सब क्लॉज 3। तो अभी तक 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का 3 सब क्लॉज हम लोग पढ़े, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। क्लियर है यहाँ तक? जो बच्चे लेट आ रहे, पूरा फ्लो बिगड़ चुका है, समझ में कुछ आएगा नहीं, तुम्हारे लिए दोबारा बता रहे, ध्यान से सुनना। हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 62 राइट इशू। क्या डिस्कस करें बताओ? सेक्शन 62 राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या हुआ? ऑलरेडी कंपनी शेयर इशू कर चुका है, फर्दर इशू लेकर आना चाह रहे इक्विटी शेयर का। तो सबसे पहले बोला गया है कि जब भी आप फर्दर इक्विटी शेयर का इशू लेकर आओगे ना, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को वो ऑफर दो। क्यों ये ऑफर दो? ताकि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो। समझ रहे? पुराने शेयर होल्डर जो ऑलरेडी कंपनी के मालिक है, उनको तो मौका दो। अगर वो नहीं खरीदे तब जाओ बाहर वाले के पास जाओ। अब जैसे सपोज करो तुमको पैसा चाहिए, तुम सबसे पहले कहाँ जाते हो? अंकल आंटी के पास जाते हो कटोरा लेने के लिए, या बाहर लेकर जाते हो? मेरे पास आते हो? किसके पास जाते हो? अपने मम्मी पापा के पास जाते हो ना। उनके पास अगर भीख नहीं मांगोगे, बाहर जाके भीख मांगोगे, बुरा लगेगा कि नहीं मम्मी पापा को? तो वैसे यहाँ पे भी कंपनी जब भी इक्विटी शेयर का फर्दर इशू लेकर आ रहा है, सबसे पहले किसको ऑफर करना है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। और वो भी कैसे? इन प्रपोर्शन ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल। रेशियो बोला, मैंने बोला 1:2। संजना तुम्हारे पास 1000 शेयर है, तुमको कंपनी कितना ऑफर करेगा? रेशियो 1:2 है, बोलो। तुम्हारे पास 1000 है, यानी 1 राइट इशू फॉर एवरी 2 शेयर। वेरी गुड, इंटू 1/2 यानी 500। कंपनी तुमको कितना ऑफर करेगा? 500। अब वो तुम्हारी मर्जी, तुमको लेना है कि नहीं लेना है। अच्छा, ये तो तुमको राइट दिया जा रहा है, क्या जरूरी है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर को खरीदना पड़ेगा? तुम चाहो तो ये राइट को क्या कर सकते हो? रेनाउंस भी कर सकते हो, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। और चाहे तो तुम मत भी खरीदो, मत भी रेनाउंस करो, दैट इज एज पर योर विश। फिर जो रिमेनिंग अनसब्सक्राइब शेयर बच गया, वो कंपनी के बीओडी क्या करेंगे? डिस्पोज ऑफ कर देंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आर वी थ्रू विद दिस? क्लियर है? वापस से बोलो क्या डिस्कस किया? सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, व्हेनेवर, रुक तो जाओ, अच्छा ठीक है, वो बाद में बोला, वो तो 3 कंडीशन है ना, पहले क्लॉज ए तो बोलो। व्हेनेवर एनी कंपनी वांट्स टू कम आउट विद क्या? फर्दर इशू ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल, इट मस्ट बी ऑफर्ड टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन रेशियो ऑफ देयर, in proportionate ratio of their paid up share capital as nearly as the circumstances admit, subject to the following 3 condition। पहला कंडीशन, जब भी तुम ये ऑफर दोगे तो ऐसा थोड़ी है बस आज बोला सुनो सन्ना सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ऑफर खत्म होने वाला है, 15 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कर पाओगे तुम इतना जल्दी सब्सक्राइब? तो कुछ मिनिमम ऑफर पीरियड देना चाहिए ना। तो मिनिमम कितना देगा कंपनी? 15 दिन, या रूल में लिखा है उससे कम टाइम 7 दिन। तो रूल फॉलो करेंगे ना, एक्ट इज ऑलवेज रेड विद द रूल। तो रूल में कितना बोला है? 7 दिन। चाहो तो 7 दिन से भी कम हो सकता है, लेकिन अगर तुम कौन से कंपनी हो? स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनी, वो भी अपने आप से नहीं, तुम मालिक लोग से पूछ लो, बाय टेकिंग 90% कंसेंट ऑफ द मेंबर इन राइटिंग। और मैक्सिमम ऑफर पीरियड कितना? 30 डेज, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। सब क्लॉज 2 क्या लिखा हुआ है? अनलेस आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड, रेनंसिएशन कैन बी डन आइदर पार्टली और फुल्ली। सब क्लॉज 3 में क्या लिखा है? पीओडी shall dispose of the remaining unsubscribed share in the best interest of the company। Are we through with this? So this completes your पूरा क्लॉज ए। ये हमारा पूरा खाली क्या खत्म अभी तक? क्लॉज ए। सेक्शन कौन सा चल रहा है? 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए इज डन। क्लॉज बी है, क्लॉज सी है, यानी अब हम लोग क्या डिस्कस करें? 62 सब सेक्शन 1 क्लॉज बी।
अब इसमें क्या लिखा है सुना ध्यान से, सुनो ना। क्या हो रहा है, प्रत्युष का कंपनी है, समझ में आ रहा है? प्रत्युष का कंपनी है। प्रत्युष को ना पता नहीं थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, बोल रहे जो करेंगे अपने दम पे करेंगे, नहीं लेंगे मम्मी पापा से रुपया, समझ में आ रहा है? बोल रहे सबसे पहले हम बाहर वाले के पास जाएंगे रुपया लेने। किसके पास जाएगा? बाहर वाला। समझ में आ रहा है? किसके पास जा रहा है? बाहर वाला। यानी ही इज वांटिंग टू रेज कैपिटल, रेज मनी बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर कैपिटल नॉट टू द ओनर्स ऑफ द फैमिली बट टू द एम्प्लॉइज ऑफ द फैमिली। बोल रहे आपको क्या पता, ये कंपनी एम्प्लॉय के खून पसीने मेहनत से बड़ा हुआ है। मैंने देखा है किस तरह से एम्प्लॉय ने बीज बोया और कितना बड़ा पौधा हो गया। समझ रहे? मम्मी पापा का क्या है, वो तो ऐसे ही बैठते हैं एसी के अंदर, काम तो एम्प्लॉय लोग किए हैं आकर। एम्प्लॉय लोग से मेरे को ज्यादा अटैचमेंट है, एम्प्लॉय लोग ही मेरे को बड़ा किया है पाल पोस के। होता है ना बहुत सारे घर में ऐसे दाईजान वगैरह होती हैं, वो लोग ही तुमको पाल पोस के बड़ा किया है। अटैचमेंट नहीं होता क्या घर में? ऐसा कोई है किसी के पुराना, बहुत ज्यादा पुराना स्टाफ है, पुराना हेल्पर? हाँ, तो जब तुम छोटे से होगे तब से वो कुक हो बड़ा हो गया होगा अभी तक तुम्हारे को देखते देखते, समझ रहे? तो मतलब कुक के बिना तुमको नहीं चलेगा, वो इंसान तुमको ज्यादा अच्छा लगता होगा। होता है ना, अटैचमेंट हो जाता है तुम लोग को, तो तुम लोग को भी वैसे अटैचमेंट हो गया है। तो प्रत्युष बोल रहे नहीं, हम कंपनी के ना एम्प्लॉय लोग को उनका रियल हक दिलाना चाहते हैं। सोच सक रहे हो, मतलब कंपनी का मालिक लोग को शेयर नहीं ऑफर करके कंपनी लोग का एम्प्लॉय को करना चाह रहे हैं। राइट इशू के अंडर अलाउड की नॉट अलाउड? अलाउड की नॉट अलाउड? अलाउड, तभी तो प्रोविजन है। तो मैम आप तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिए। अभी तो आप बोल रहे थे डाइल्यूशन अलाउड नहीं है, नहीं होना चाहिए। हाँ अलाउड है, सुन तो लो पूरा कहानी। एम्प्लॉय को तुम इशू कर सकते हो अंडर ईसॉप ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अंडर क्या बताओ? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। लेकिन एक बात बताओ, तुम किसका हक मार रहे हो? ओनर लोग का। किसका हक मार रहे हो? ओनर लोग का ना, क्योंकि लॉ मेकर तो ये बोले पहले उन लोग को पूछो। तो एक काम करो, उन लोग से परमिशन ले लो ना कि तुम लोग का हक मार ले क्या, बाई पासिंग SRNGM। बाई पासिंग क्या? SRNG। तो SRNGM मतलब क्या हुआ? अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का ही तो हक मार रहे हो, तो उनसे पूछ लो ना। और SR मतलब क्या हुआ? सिंपल मेजोरिटी की 75% मेजोरिटी? तो ऐसा भी नहीं कि छोटा मोटा कंसर्न ले रहे हो, 75% मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करवा रहे हो। तो जिसका हक मार रहे हो उसे पूछ के ही तो कर रहे हैं ना, तब क्या प्रॉब्लम है आपको? हम करेंगे शेयर अलॉट। पता नहीं कोई बहुत पुरानी इंप्लॉई है, समझ में आ रहा है? किसको दे रहा है शेयर? बताओ क्या नाम है उस एम्प्लॉय का जिसको शेयर तुम देना चाह रहे हो? हाँ देखो, समझ में आ रहा है? अटैचमेंट है इसको एम्प्लॉय से, समझ में आ रहा है? पता नहीं किस लिए अटैचमेंट है। तो बोला ठीक है, उसी को ऑफर करेंगे अंडर ईसॉप ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बाईपासिंग क्या? SRNG। बाईपासिंग क्या बताओ मैम? लेकिन एक बात बताइए, उन 25% का क्या जिन लोग नाखुश हैं? हो सकता है इसमें खाली 75% एग्जैक्टली कंसेंट दिए, बाकी 25 लोग जो दुखी आत्मा है। तो कुछ उपाय नहीं ना कोई तो दुखी आत्मा रहेगा ही। सबको तुम खुश कर भी नहीं सकते जिंदगी में, कितना ही तुम कुछ कर लो, सब कुछ ना कुछ लोग तुमसे दुखी रहेंगे। एंड आई रियली मीन इट, तुम सबको खुश नहीं कर सकते लाइफ में। तो वो जो तुम बेड़ा उठा के रखते हो ना कि हमें सबको खुश करना है, सबको लेके चलना है, दैट इज अ मिथ, दैट इज नॉट पॉसिबल इन टुडेज एरा। छोड़ दो, जो दुखी आत्मा है उनको उनके दुख के हाल में छोड़ दो और आगे बढ़ो। तुमको अगर वाकई में लग रहा है कंपनी का ग्रोथ एम्प्लॉय को शेयर्स देने में है और बाकी 75% शेयर होल्डर तुम्हारे साथ है, गो अहेड विद द डिसीजन। बाकी लोगों को छोड़ दो, कुछ नहीं कर सकते उनका। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बोलो। तो ये अलाउड है कि नॉट अलाउड है? अलाउड है। क्लियर है? तो यानी देखो, क्लॉज बी में क्या बोला? क्लॉज ए में बोला एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, क्लॉज बी में क्या बोला? एम्प्लॉय। लेकिन अगर एम्प्लॉय को आपको देना है तो क्या पास करना पड़ेगा? SRNG। अब इसमें भी एक प्रोविजन है, प्रोवाइडेड दैट अगर तुम अपने एम्प्लॉय को शेयर दे रहे हो, कौन से एम्प्लॉय को? जो प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय है, मतलब तुम्हारा प्राइवेट कंपनी इन शॉर्ट, या फिर अगर स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी तो ऐसे ही कवर हो गया ना, तो इसलिए क्या बोला? IFSC पब्लिक कंपनी। तो तुम एम्प्लॉय लोग को ऐसे ही दे सकते हो बाय पासिंग ORNGM, तब SR का दरकार नहीं है। प्राइवेट कंपनी तो है ना यार, ORNGM पास कर लो। IFSC कंपनी है ना, तो दुनिया भर का एग्जामिशन इन लोग दोनों ही तो उठाता है, बोला ORNGM पास कर लो, तब SR का भी दरकार नहीं। आर वी थ्रू विद दिस? सुना ध्यान से। प्रत्युष एम्प्लॉय लोग को दे दिया है, समझ में? अब वापस से फर्दर इशू लेकर आ रहा है, बोल रहे नहीं अब एम्प्लॉय को भी नहीं देंगे, घर वाले को भी नहीं देंगे, सीधा बाहर वाली को बनाएंगे कंपनी का मालिक। बोले बाहर वाले को, ऐसे ही कोई रिलेशन नहीं है उसका, एकदम आउटसाइडर, कोई रिलेशन नहीं, ना वो कंपनी का एम्प्लॉय है ना वो कंपनी का एग्जिस्टिंग मालिक है कौन भाई वो जिसको तुम शेयर देना चाह रहे हो? जो भी, हाँ होने वाली मालकिन, बिल्कुल ठीक बोला हर्ष, होने वाली मालकिन है। शेयर देगा तो मालकिन बनी जाएगी ना। समझ है कौन, बट क्यों इतना उस पर मेहरबान हो, क्यों उसको शेयर देना चाह रहे हो? उसको रीजन होगा, हमको क्या पता यार, पर्सनल है, छोड़ दो, इतना अंदर डेप्थ में नहीं जाएंगे, हो सकता है कुछ रीजन होगा, आई डोंट नो। ये एग्जिस्टिंग पब्लिक, सुनो ना, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को नहीं देना चाह रहा है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को नहीं देना चाह रहा है, एक्सटर्नल पब्लिक को देना चाह रहा है, कोई आउटसाइडर को देना चाह रहा है, कोई बाहर वाले को देना चाह रहा है। अलाउड है क्या? सोच के बताओ, अलाउड है क्या? हाँ, मालिक लोग को पूछ लो, बाई पासिंग SRNGM।
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तुम बाहर वाले को भी देना चाहते हो, जाओ जी खोलकर जितना शेयर इशू करना है करो, लेकिन घर में मम्मी पापा को तो पूछ लो। बाहर वाली को घरवाली बनाने के पहले मम्मी पापा को नहीं पूछोगे बेशरम? समझ में आ रहा है? और खाली मम्मी का परमिशन से नहीं होगा, मम्मी पापा दादा दादी सबसे पूछ लेना। SRNGM इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड बताओ? SRNGM। समझ गए? तो वापस से मेरे को बोलो 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, क्या आउटसाइडर को दे सकते हो क्या? बोलो। लेकिन उसके लिए भी क्या पास करना पड़ेगा? SRNG। यानी मैम आप बोलना क्या चाह रहे हो? मम्मी पापा को शेयर नहीं दिया, अपनी दाईजान दीदी को नहीं दिया और सीधा बाहर वाली को दे रहा है? हाँ दे सकता है। तुमको क्यों तकलीफ हो रहा है? देने दो बाहर वाली को, जब घर वाले राजी, समझ में ये राजी, तो तुमको क्या प्रॉब्लम है? SRNGM है ना। अरे घर वाले तो कंसेंट दे दिए, SRNGM दे दिए, वो भी सिंपल मेजोरिटी नहीं है, 75% मेजोरिटी अलाउड। जाओ दिल खोल के प्रत्युष बाहर वाले को शेयर बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ना बाहर वाले को दो, दिल खोल के दो, बाहर वाली को दो, आई मीन दिल खोल के दो, कोई दिक्कत नहीं है। बना लो उसको घर की मालकिन, आई मीन कंपनी की मालकिन। क्लियर है? समझ गए यहाँ तक? आर वी थ्रू विद दिस? तो ये पूरा हमारा प्रोविजन हुआ राइट इशू का। अभी तक खाली एक सेक्शन डिस्कस हुआ है, सबसेक्शन 62 सबसेक्शन 1। अभी 2, 3, 4, 5 बाकी है। सबसेक्शन 1 इज डन। सबसेक्शन 1 के अंदर 3 क्लॉज, क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। क्लॉज ए के अंदर 3 सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3। एक बार पूरा बताना चाहोगे? स्टार्टिंग से रिवाइज करवा दो। चलो सबसे पहले बताओ, व्हेनेवर एनी कंपनी वांट्स टू कम आउट विद फर्दर इशू ऑफ द शेयर, इट मस्ट बी ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग equity shareholder in proportion of their paid up share capital as nearly as the circumstances admit। ये बात लिखा है क्लॉज ए। अब इसके अंदर सब्जेक्ट टू द 3 कंडीशन, इसके अंदर सब क्लॉज 1, 2, 3। सब क्लॉज 1 में ऑफर पीरियड मिनिमम 15 दिन या 7 दिन, 7 दिन ही होगा एक्चुअली, ठीक है हाँ, मैक्सिमम 30 डेज। और IFSC के लिए बोला 7 दिन से भी कम, लेकिन वहां कंसेंट कितना जन का चाहिए? 90% ऑफ द मेंबर इन राइटिंग, ठीक है। सब क्लॉज 2 में क्या लिखा है? रेनंसिएशन अलाउड पार्टली और फुल्ली, वो भी अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड, ठीक है। 3 में क्या लिखा है? रिमेनिंग अनसब्सक्राइब शेयर डिस्पोज ऑफ कर देगा इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, POD डिस्पोज ऑफ कर देगा। क्लियर है? अब मेरे को बताओ बी में क्या लिखा है? क्लॉज बी 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी। कंपनी चाहे तो एम्प्लॉय को भी दे सकता है अंडर ESOP प्लान, बट बाय टेकिंग क्या? SRNG, पासिंग SRNGM। मालिक लोग को पूछ लो जिसका हक मार के बैठ रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर इसमें और एक प्रोविजन था, प्रोवाइडेड दैट अगर आप प्राइवेट कंपनी हो या IFSC पब्लिक कंपनी हो तो SR की जगह OR पास कर देना। क्लियर है? श्योर। फिर नेक्स्ट बताओ क्लॉज सी, यू कैन इवन इशू इट टू द आउटसाइडर बाय पासिंग SRNG। लेकिन सुनो ना, अब पता है क्या कर रहा है आउटसाइडर? कोई नहीं, इसकी गर्लफ्रेंड ही थी। सोचो कंपनी को ये मतलब डुबाने में लगा हुआ है, एकदम सस्ते दाम में उसको शेयर बांट दिया। ये सब नहीं चलेगा प्रत्युष, इसीलिए बोला एक फेयर रजिस्टर्ड वैल्यूअर को बैठा के वैल्यूएशन करवाओ। जो फेयर वैल्यू है ना, मार्केट वैल्यू, उसमें तुम बाहर वाले को दोगे। मतलब क्या बाकी वाले लोग बेवकूफ है क्या? जो एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तुम्हारा मुंह ताकेंगे और बाहर वाले को तुम ऐसे घुसा दोगे? 1-1 रुपए में शेयर बांट दिया फेस वैल्यू के भी नीचे। मतलब वैसे तो इशू कर ही नहीं सकता फेस वैल्यू के नीचे कंपनी, चलो 11 रुपए में दे दिया। रबेश, क्या बात कर रहे हो? मार्केट वैल्यू 50 रुपया चल रहा है, तुम 11 रुपए में शेयर दे दिया सामने वाले को? नहीं चलेगा। तो कितना रुपया पे दोगे तुम आउटसाइडर को? वैल्यूएशन शैल बी डन बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर एट द फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, जिसका वैल्यूएशन कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यू। क्लियर है? तो ये सब हो गया यहाँ पे, कोई दिक्कत? क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी। अब सुनना, अब हम लोग क्या डिस्कस करें बताओ? सबसेक्शन 2। अब सबसेक्शन 2 में क्या बोला कि सुनो ना, तुम जब ये ऑफर लेकर आ रहे हो, ऐसी अचानक से ऑफर मत ले आओ। ऑफर लाने के पहले तुमको नहीं लगता तुमको ऑफर लेटर देना चाहिए कि अब हम लोग ऑफर खोलने वाले हैं, ताकि पीपल कैन टेक द इन्फॉर्म डिसीजन। फिर जैसे ऑफर पीरियड चालू हो, दे विल जस्ट गो एंड बाय द शेयर। समझ में आ रहा है? तो इसलिए बोला, याद है हम लोगों ने एक प्रोस्पेक्टस किया था जिसमें बिफोर द सब्सक्रिप्शन ओपन 3 दिन पहले हम लोग को जो है लेटर वगैरह देना पड़ता है। कौन सा प्रोस्पेक्टस में किया था? याद करो। वेरी गुड, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। याद है प्रोस्पेक्टस में किया था? तो वैसे यहाँ पे भी सेम चीज बोला है कि जो ऑफर लेटर है ना, वो तुमको कम से कम कितना दिन पहले देना पड़ेगा बताओ? 3 दिन पहले। ऑफर लेटर हैज टू बी गिवन 3 days प्रायर टू द क्या? ऑफर पीरियड ओपन्स। ऑफर पीरियड क्या? ओपन्स। 3 दिन पहले देना पड़ेगा। समझ गए? जैसे मान लो ऑफर खुल रहा है कब? व्हाट इज द डे टुडे? 19th। ऑफर कब खुल रहा है? 19th मई को। यानी इसका 3 दिन पहले कितना हो गया बताओ? कम से कम 3 दिन पहले 16 को। यानी कि तुमको ऑफर लेटर जो है ना, कम से कम 16 तारीख तक क्या करना चाहिए? दे देना चाहिए। 16 तारीख तक तुमको देना चाहिए। 16 मई तक ऑफर लेटर सबको दे दो। चाहो तो तुम 14 को भी दे सकते हो क्या? 14 मई को, हाँ 10 मई को भी दे सकते हो क्या? हाँ, एटलीस्ट 3 days प्रायर बोला ना, उसके पहले दे दोगे तो और भी अच्छा है। यानी ऑफर लेटर सबसे पहले तुमको कितना दिन पहले देना पड़ेगा? कम से कम 3 दिन पहले। 3 दिन पहले कहाँ से? बिफोर द सब्सक्रिप्शन ओपन्स या राइट ऑफर ओपन्स।
सब्सक्रिप्शन फॉर क्या, राइट इशू ओपन्स, बिफोर द सब्सक्रिप्शन फॉर क्या, राइट इशू ओपन्स, उसके 3 दिन पहले तुमको ऑफर लेटर सबको दे देना पड़ेगा। ऑफर लेटर कैसे दोगे बताओ, इतने सारे शेयर होल्डर उसको देना पड़ेगा ना, कैसे दोगे ऑफर लेटर? अरे डाकिया डाक लेकर गया, समझ रहे, पोस्ट, कोरियर, इलेक्ट्रॉनिक मीन। अमेंडमेंट के बाद एक नया मोड ऐड हुआ है, बोला एनी अदर मोड जिसका एक्नॉलेजमेंट जो है ना वो रिसीव हो जाए, जिसका एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाए, रिसीव, कि द लेटर या व्हाटएवर यू हैव सेंट हैज बीन डिलीवर्ड, द ऑफर लेटर हैज बीन डिलीवर्ड, फॉर व्हिच एक्नॉलेजमेंट कैन बी रिसीव्ड, प्रूफ ऑफ डिलीवरी हैज बीन रिसीव्ड। एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, प्रूफ ऑफ डिलीवरी जिसका प्रेजेंट हो। क्लियर है? वापस से बोलो, क्या बोला मैंने? ऑफर लेटर मस्ट बी गिवन टू ऑल द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर एटलीस्ट 3 days बिफोर द ऑफर ओपन्स। Either it can be sent either by registered post, courier, email, electronic means, fax, या any other mode where proof of delivery can be received. क्लियर है यहाँ तक? श्योर? कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉनिक मीन के अंदर क्या क्या आ गया बताओ? ईमेल या फिर फैक्स, संभाल लियो। पोस्ट के अंदर स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर किससे दे सकते हो? कोरियर से। तो ये सब बात कहाँ पे लिखा बताओ? सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 खत्म, छोटा सा था सबसेक्शन 2, डन। एनी प्रॉब्लम? क्लियर है? अब सुनो ना, सबसेक्शन 3 में पता है क्या बोला है? सपोज करो कंपनी ना ऑलरेडी क्या इशू कर रखा है, कन्वर्टिबल डिबेंचर या फिर कन्वर्टिबल लोन। कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस कन्वर्टिबल डिबेंचर या कन्वर्टिबल लोन? बताओ तो। कन्वर्टिबल डिबेंचर, वेरी गुड, कन्वर्टिबल डिबेंचर नाम में लिखा है जो कि कन्वर्ट हो सकता है इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। वैसे ही कन्वर्टिबल लोन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कंपनी को क्या लग रहा है ना कि कंपनी जो राइट इशू कर रहा है ना, इसको इशू कर दे डिबेंचर होल्डर और लोन होल्डर को, और उसको कन्वर्ट करवा दे इक्विटी शेयर में। यानी कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स क्या, कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड कन्वर्टिबल लोन्स इनटू क्या, इक्विटी शेयर अंडर इशू ऑफ राइट शेयर। अलाउड कि नॉट अलाउड? अलाउड। कब अलाउड है? प्रोवाइडेड दैट SRNGM वाज पास्ड बिफोर इशू ऑफ सच कन्वर्टिबल डिबेंचर और लोन। बाद में SRNGM नहीं। जैसे मान लो कि अभी तुम राइट इशू लेकर आ रहे हो और तुम बोल रहे हो यार एग्जिस्टिंग की जगह इन लोग को दे देते और कन्वर्ट करवा देते, तो ये कब कर सकते हो? अगर तुमने जब इशू किया था ना कन्वर्टिबल डिबेंचर, उसके पहले तुमने ऑलरेडी क्या पास कर रखा है कि फ्यूचर में हम चाहे तो कन्वर्टिबल डिबेंचर लोन को इक्विटी में कन्वर्ट करवाएंगे अंडर राइट इशू। समझे? सो आई रिपीट, एग्जाम में ना ये वाला क्वेश्चन आता है, लॉट ऑफ स्टूडेंट गेट कंफ्यूज। वहां दिया रहता है कन्वर्टिबल डिबेंचर और लोन को कंपनी राइट इशू में कन्वर्ट करना चाह रहे इक्विटी शेयर में, लेकिन SRNGM वाज नॉट टेकन इनिशियली। अभी SRNGM पास करके करवा रहे हैं, तो तुम लोग को लगता है SRNGM पास करके करवा सकते, यू आर रॉन्ग। अभी नहीं कर सकते SRNGM पास। अगर तुमने SRNGM कब पास किया था? बिफोर इशूइंग ऑफ सच कन्वर्टिबल डिबेंचर और लोन, then the conversion into equity share under right issue is allowed, otherwise it is not allowed. I repeat, company can convert its convertible debenture and convertible loan into equity share under right issue provided that the company has passed SRNGM before issuing of such convertible debenture or loan. समझ गए? ये बात कहां पे लिखा है बताओ? सबसेक्शन 3। अब सुनना ध्यान से, सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 5, सबसेक्शन 6, ये तीनों पॉइंट किससे रिलेटेड है जानते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका क्या मतलब है? क्या CG कैन बी द ओनर ऑफ अ कंपनी? क्या CG कैन होल्ड अ शेयर इन द कंपनी? हाँ। तो सपोज करो, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना एक कंपनी का डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करके रखा था। इट वाज नॉट द शेयर होल्डर बट इट वाज अ डिबेंचर होल्डर, वो भी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर या नॉन कन्वर्टिबल लोन जो है ना वो कंपनी से सब्सक्राइब कर रखा था। आई रिपीट अगेन, CG इज अ नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर ऑफ द कंपनी, या फिर CG क्या कर रखा है? लोन दे रखा है कंपनी को, वो भी कौन सा? नॉन कन्वर्टिबल लोन। लेकिन CG को पता है क्या लग रहा है कि कंपनी का हालत, फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है, और ये क्या करेगा बताओ? डिफॉल्ट करेगा इन द रीपेमेंट ऑफ द डिबेंचर ड्यू टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। CG का पैसा है नहीं, किसका पैसा? जनता का पैसा। CG क्वाइट वरीड है इस चीज को लेकर। CG देखा कंपनी राइट इशू लेकर आ रहा है, तो CG बोले एक काम करो, मेरे को दे दो, ये मेरे को कन्वर्ट करवा दो। समझ में आ रहा है? जबकि ये है कौन सा? नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, बट ये तो CG है। CG चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है। तो CG चाहे तो डायरेक्ट कर सकता है कंपनी को कंपल्सरली अपने नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर और नॉन कन्वर्टिबल लोन को कन्वर्ट करने के लिए इनटू इक्विटी शेयर। यानी CG जो डिबेंचर होल्डर था वो भी नॉन कन्वर्टिबल, अब वो क्या बन जाएगा? कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर। और अगर CG डायरेक्ट किया तो कंपनी को करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी को लग रहा है ये नाइंसाफी है, CG गलत किया मेरे संग, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है, हम नेक्स्ट ईयर कंपनी का ये CG का रुपया रीपे कर देते, इफ द कंपनी इज एग्रीड बाय द ऑर्डर पास बाय द CG, तो तुमको पता है किसका दरवाजा खटखटाएगा? कंपनी जाकर। इंसाफ होगा कहां होगा? दरबार में। और यहाँ पे भगवान कौन है? NCLT। किसके दरबार में? ट्राइब्यूनल के दरबार में। देन कंपनी किस में फाइल करेगा अपना एप्लीकेशन पिटीशन को? NCLT।
और एनसीएलटी का जो भी फैसला होगा दैट शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। एनसीएलटीज क्या डिसीजन शैल बी बाइंडिंग ऑन द कंपनी। समझ गए? लेकिन एनसीएलटी के पास अगर तुमको जाना है ना, कितने दिन के अंदर जाना होगा? 60 डेज। 60 डेज कहां से? फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर पास बाय द सीजी। जब तुमको ऑर्डर कम्युनिकेट हुआ वहां से 60 दिन के अंदर तुमको किसको अप्लाई करना है? सीजी। उसके बाद जाओगे तो टीनेबल नहीं है, योर एप्लीकेशन इज नॉट मेंटेनेबल, नॉट टीनेबल। समझ गए? वापस से सुनो मैंने क्या बोला। सबसेक्शन 4 में क्या लिखा है? कन्वर्टिबल डिबेंचर नहीं, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर। वो भी कौन है? डिबेंचर होल्डर सीजी खुद है। तो सीजी अगर चाहे तो डायरेक्ट करेगा कंपनी को टू कन्वर्ट इट्स क्या नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड नॉन कन्वर्टिबल लोन विच द कंपनी हैज इशूड टू द सीजी इनटू द इक्विटी शेयर अंडर राइट इशू ऑप्शन। If the company is aggrieved, it can file an application to NCLT and whatever decision NCLT passes, that shall be binding on the company. संभाल लियो, लेकिन such an application must be filed within 60 days of the communication of the CG's order. क्लियर है यहाँ तक? अब सबसेक्शन 5 में कुछ नहीं, एक छोटा सा बात बोला जो ऑलरेडी मैंने तुमको बोला। सीजी ये सब ऑर्डर क्यों पास करेगा? पागल है क्या? सनकी है क्या? वो तो डिबेंचर होल्डर था, इक्विटी होल्डर बनेगा, उसको क्या शौक आएगा? जब भी सीजी सब ऑर्डर पास करेगा पक्का फाइनेंशियल पोजीशन को देख के किया होगा। तो अगर कोई भी ऑर्डर सीजी सबसेक्शन 4 में पास कर रहा है, बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 इट शैल पे ड्यू रिगार्ड टू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर सीजी किसको देखकर पास करेगा बताओ? अगर मान लो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है तो सीजी को ऐसा ऑर्डर पास करना चाहिए। ये तो जबरदस्ती कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर कर रहे हैं कंपनी में। भाई तुम वो डिबेंचर होल्डर हो, वो भी नॉन कन्वर्टिबल, क्यों तुमको कंपनी इक्विटी शेयर इशू करे? कंपनी नहीं चाहता है। अगर कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है तो सीजी जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। तो इसलिए बोला सीजी जब भी ऑर्डर पास करेगा किसको देखकर पास करेगा? विल पे ड्यू रिगार्ड टू द क्या फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी अंडर क्या सबसेक्शन 4। संभाल लियो यहाँ तक। ये सब बात कहां लिखे बताओ? सबसेक्शन 5 के अंडर। कोई भी दिक्कत है? लेकिन एनसीएलटी का जो भी ऑर्डर आएगा वो क्या रहने वाला है बताओ? बाइंडिंग रहने वाला। और तुमको कब फाइल करना पड़ेगा एप्लीकेशन को? 60 दिन कहां से? फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर। पूरा क्लियर है यहाँ तक? देखो नेक्स्ट सबसेक्शन वेर क्वाइट इजी। स्टार्टिंग का सबसेक्शन 1 ही सबसे ज्यादा बड़ा था। अब ये जितना भी हम लोगों ने किया कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है बताओ? देखो क्या लिखा है? फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। क्यों लिखा है समझ गए? दैट ओनली मीन्स ना राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या हो? फर्दर इशू। तो अभी तक तुम लोग को पता था राइट इशू का मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करना। ओवरऑल तुमने पढ़ा होगा, पर आज तुमने देखो प्रोविजन में क्या सीखा। चाहे तो कंपनी बिना एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को दिए इंप्लॉय को दे सकता है, इंप्लॉय छोड़ो बाहर वाले को भी दे सकता है, बट बाय पासिंग। अभी तक हमारे दिमाग में तो यही सेट था, राइट इशू का मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को ऑफर करना है। सबसे पहले उसको करना है ठीक है, लेकिन हम चाहे तो एम्प्लॉय को भी दे सकते हैं, बट बाय पासिंग क्या एसआर इन आउटसाइडर को भी दे सकते हैं बाय पासिंग एसआर इन। तो इसके ऊपर भी केस स्टडी क्वेश्चन आता है। पता है क्या देता है? कंपनी ने राइट इशू लाया, अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर नहीं किया और डायरेक्टली ऑफर कर दिया एम्प्लॉय लोग को। कंटेंशन ऑफ कंपनी करेक्ट की नॉट करेक्ट? तो तुमको पूरा प्रोविजन लिखना पड़ेगा। करेक्ट है अगर कंपनी ने क्या पास किया? एसआर इन। कंपनी चाहे तो ऐसा कर सकता है, लेकिन फॉर्मेलिटीज कंप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और वैसे ही लिख दिया आउटसाइडर को दे दिया। करेक्ट की नॉट करेक्ट? करेक्ट अगेन। अगेन एसआर इन हैज टू बी पास। तो पूरा प्रोविजन लिख कर आना होगा। बट बहुत सारे बच्चे को प्रोविजन समझ में नहीं आता, उसके दिमाग में बस ये रहता है राइट इशू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। रॉन्ग, एंटायर थिंग इज रॉन्ग। पहले इक्विटी वाले को दो, वो मना किया तब बाहर वाले को दो, गलत है। ऐसा नहीं है कि पहले इक्विटी को ऑफर करना है, तुम चाहो तो पहले भी बाहर वाले को दे सकते हो। वो तो मालिक से ही पूछ के दे रहे हो ना। अरे तुम जिसका राइट छीन रहे हो, राइट इशू का नाम राइट क्यों? क्योंकि वो राइट है एग्जिस्टिंग इक्विटी होल्डर का। जिनका राइट छीन रहे हो उनको तुम पूछ भी तो ले रहे हो ना। समझ में आ रहा है? जिसका हक मार रहे हो उसको, उससे तो पूछ के ही कर रहे हो ना। बड़प्पन है तुम्हारी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वालों का कि तुमको अप्रूवल दे रहे हैं। समझ में? सो बाय पासिंग क्या बोला? एसआर इन। सो दिस कंप्लीट्स योर क्या सेक्शन ऑफ राइट इशू। एक बार पूरा प्रोविजन यहाँ से देखोगे। देखो डायरेक्टली तुमको प्रोविजन समझाते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता। अब पढ़ो प्रोविजन, बेयर एक्ट का नॉलेज लैंग्वेज पढ़ो कैसा दिया हुआ है, बेयर एक्ट का लैंग्वेज सब समझ में आएगा। सेक्शन नंबर बोलो कौन सा है? पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एनीवन हैज गॉट द मैट पेज 85। मैट नहीं भी लाए हो तो स्क्रीन में चेक करो, बट मैट लेकर आया करो। हाँ चलो। शेयर कैपिटल पूरा कंप्लीट होगा क्या यूट्यूब में? शिव पूछ रहा है। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। पहला 3 क्लास खाली यूट्यूब लाइव में स्ट्रीम हो रहा है, उसके बाद विल बी शिफ्टिंग ऑन रेगुलर MEPL ऐप। आपको उसके लिए करना क्या है? www.meplclasses.com में विजिट करना और रजिस्ट्रेशन करवाना है। ओके सैम, बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ आपका लाइव होगा, ठीक है? खाली वॉल्यूम 2 कंपनी लॉ का आपको दिसंबर के लिए रिकॉर्डिंग करना है।
हाँ यस हर्षित, चलो फोकस हियर गाइस। सेक्शन नंबर कौन से बताओ? 62। फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल राइट इशू, वेयर एट एनी टाइम a company having a share capital proposes to increase its क्या subscribe capital by the issue of क्या further share, such share shall be offered to the person who at the date of the offer are the holder of the equity share of the company। देख लो कैसे लिखा है लॉ मेकर ने, मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ही तो हुआ। देखो लाइन लिखने का तरीका, इट शैल बी ऑफर टू द पर्सन हु एट द डेट ऑफ द ऑफर आर द होल्डर ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, मतलब एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ना, इन प्रपोर्शन एज नियरली एज अ क्या circumstances admit, in proportion of what to the paid up share capital on those share by sending a क्या बोला था letter subject to the following 3 condition। देख रहे हो subsection 1 clause A, sub clause 1, sub clause 2, sub clause 3। सब क्लॉज 1 में क्या बोला है? ऑफर शैल बी मेड बाय अ नोटिस, जिसमें नंबर स्पेसिफाई करोगे ना ऑफर का, विच शैल नॉट बी लेस देन कितना डेज बोला है, और सच नंबर ऑफ लेसर डेज एज में बी प्रेस्क्राइब कितना किया बताओ? 7 दिन, बट नॉट एक्सीडिंग कितना? 30 डेज, मैक्सिमम ऑफर पीरियड कितना? 30 डेज। क्लियर है? सब क्लॉज 2 अनलेस द आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड ऑफर एफोरसेड, मतलब जो ऑफर ऊपर बताया हमने, इट शैल बी deemed to include a right exercise the person concerned to renounce the share offerer or any of them in favor of any other person and refer to in clause 1 shall contain a statement this। मतलब लिखा हुआ रहेगा उसमें कि आप चाहो तो क्या कर सकते हो, रेनंसिएशन भी कर सकते हो, या तो पार्टली या तो फुल्ली, अनलेस आर्टिकल्स अदरवाइज प्रोवाइड। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस और ऑन द रिसीट ऑफ द अर्लियर इंटीमेशन फ्रॉम द पर्सन, मतलब क्या बोला, जो रिमेनिंग अनसब्सक्राइब शेयर बच गया, द बीओडी में डिस्पोज in the manner which is not disadvantageous to the company and the share, मतलब in the interest of the company भी तो बोल सकता था, ऐसे मैनर में डिस्पोज ऑफ करो जो कि डिसएडवांटेजियस नहीं है शेयर्स को और कंपनीज को, मतलब इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी डिस्पोज ऑफ द रिमेनिंग अनसब्सक्राइब शेयर कैपिटल। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी बोलो। फिर बताओ क्लॉज बी और सी में क्या था? बी में किसको ऑफर कर रहे थे? एम्प्लॉय लोग को, तो देखो और किसको ऑफर कर सकता है? टू द एम्प्लॉइज अंडर द स्कीम ऑफ क्या? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, जिसके लिए क्या पास करेगा बताओ? ऐसा, ठीक है। लेकिन अगर कौन सा कंपनी है? प्राइवेट, या फिर आईएफएससी भी बोला इंस्टेड ऑफ एसआर। क्लियर? ओआर कैन बी पास्ड, या फिर टू एनी अदर पर्सन आउटसाइडर, या तो आउटसाइडर को दे रहा था, इफ इट इज ऑथराइज्ड बाय अगेन क्या? एसआर। क्लियर है? जिसका लेकिन प्राइस कौन डिटरमाइन करेगा? डिटरमाइन बाय द वैल्यूएशन रिपोर्ट ऑफ द क्या? रजिस्टर्ड वैल्यू, सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3। मतलब अगर मान लो आउटसाइडर वगैरह को दे रहे हो तो प्रोस्पेक्टस का जो था ना, सब पब्लिक इशू का जो नहीं था कंप्लायंसेस, जब भी कंपनी पब्लिक इशू लेकर आ रहा है तो दुनिया भर का कंप्लायंसेस है, अदरवाइज इरेगुलर अलॉटमेंट हो जाएगा, तो सब तुमको फॉलो करना पड़ेगा ना। तो बोला सब्जेक्ट टू द क्या? टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन्ड इन द चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर 3 जब पढ़ोगे ना मेरे संग, कुछ बच्चे पढ़ चुके कुछ बच्चे नहीं पढ़े, तो जब चैप्टर 3 पढ़ोगे तुम्हारा टर्न आएगा तब तुम भी समझ जाओगे क्या है पब्लिक इशू। जब भी लेकर आते हैं ना उसका बहुत सारा कंप्लायंसेस होता है, रूल्स होता है, वो कहाँ लिखा है? चैप्टर 3। चैप्टर 3 क्या है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट इनवाइटिंग द पब्लिक टू कम एंड सब्सक्राइब फॉर द सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। नहीं तो कंपनी तुम लोग को एज अ पब्लिक कैसे पता चलेगा कि कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है? कंपनी क्या इशू करता है? प्रोस्पेक्टस। और प्रोस्पेक्टस खाली कौन इशू करता है? पब्लिक कंपनी, क्योंकि पब्लिक इशू ला ही खाली कौन सकता है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट मेक अ पब्लिक इशू ऑफ द शेयर ना, कैन नॉट ब्रिंग एन आईपीओ। व्हाई? बिकॉज प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में 3rd पॉइंट में क्या लिखा है? प्रोहिबिशन। याद है? इन्विटेशन टू द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ द सिक्योरिटी। प्रिलिमिनरी चैप्टर को रेफर करो, सेक्शन 2 क्लॉज 68, प्राइवेट कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल। 3 प्रोविजन याद आ रहा है सब? सब तो रिलेटेड हो गया ना एक दूसरे से। मतलब यहाँ पे लिखा है चैप्टर 3 और जो चैप्टर 1 में लिखा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चैप्टर 1 क्या था? प्रिलिमिनरी। चैप्टर 3 क्या था? प्रोस्पेक्टस। तो ये सब लिंकेज होना चाहिए ना, ताकि जो तुम प्रोविजंस याद किए रिकॉल हो जाएगा। चलो आगे बढ़ो। सबसेक्शन 2 में क्या बोला है? सबसेक्शन 2 में बताओ तो क्या बोला था? मोड ऑफ डिलीवरी ना, डिस्पैच। तो क्या बोला? नोटिस देना होगा ना। कैसे? या तो रजिस्टर्ड पोस्ट दे दो, या क्या बोला? इलेक्ट्रॉनिक मोड, स्पीड पोस्ट, कोरियर। अमेंडमेंट वाला चीज और एक है यहाँ पे जो यहाँ पे नहीं लिखा है, बट मैंने तुमको बताया, एनी अदर मोड वेयर प्रूफ ऑफ डिलीवरी कैन बी रिसीव्ड टू ऑल द क्या? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एटलीस्ट कितना? 3 days बिफोर द ओपनिंग ऑफ द इशू। बोला था ना 3 days प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द इशू। सबसेक्शन 3, नथिंग इन दिस सेक्शन क्या बोला था? shall apply to increase the subscribed capital of the company caused by exercise as a term attached to the क्या? debenture issued raised by the company to convert such debenture or loan into shares in the company, provided that term of issue of such debenture or loan containing such an option has been approved before
द इशू ऑफ सच डिबेंचर बाय पासिंग क्या स्पेशल रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। एसआर तो कहाँ पास होगा बताओ ना, जनरल मीटिंग में ही होगा, बोर्ड मीटिंग में थोड़ी एसआर खेलोगे। एसआर तो किसका हक है, ओनर शेयर होल्डर। समझ गए कितना टेक्निकल लैंग्वेज लिखा है, देख रहे हो तुम लोग। तुमको मैंने सिंपल सा चीज बोला, कंपनी चाहे तो क्या कर सकता है, राइट इशू दे सकता है किसको, कन्वर्टिबल डिबेंचर होल्डर वगैरह को। लेकिन कब, अगर ऑलरेडी बिफोर द इशू ऑफ सच डिबेंचर और लोन द कंपनी हैड पास किया, ऐसा अरेंज। संभाल लियो यहाँ तक। अब 4, 5, 6 किसके बारे में बोला, पूरा सीजी। देखो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब राइट इशू तो हम लोग फॉलो ही नहीं कर रहे, सीजी डायरेक्ट कर दिया तो तुमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा ना। तो इसलिए बोला भाड़ में गया जो ऊपर लिखा है। अब जो बोल रहे हैं वो सुनो, नॉट विथ स्टैंडिंग एज एन ओवरराइडिंग इफेक्ट, भाड़ में गया जो ऊपर लिखा है, अब जो बोल रहे हैं वो फॉलो करो। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन क्या, सबसेक्शन 3 wherein a debenture have been issued or loan has been obtained किससे, गवर्नमेंट, and if the government considered it is necessary in the क्या, public interest, क्योंकि सरकार का पैसा यानी क्या, जनता का पैसा, इट में ऑर्डर या फिर डायरेक्ट दैट सच डिबेंचर या लोन या उसका पार्ट शैल बी कन्वर्टेड इनटू क्या, शेयर in the company on such terms and condition as appear to the government be reasonable in the circumstances of the case, even if the term of issue of such debenture or raising of such loan does not includes such an option for conversion। मतलब नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर ना, मतलब वो कन्वर्जन का टर्म्स था ही नहीं, बट फिर भी सरकार कन्वर्ट करना चाह रहा है, कर सकते हैं। आफ्टर ऑल वो कौन है, सरकार को तुम कुछ बोल सकते हो क्या। फिर देखो अगर, लेकिन हाँ एक चीज कर सकते हो, अगर तुम क्या हो, परेशान हो, एग्रीव्ड हो, किससे, सीजी के ऑर्डर से, तो किसका दरवाजा खटखटाओगे। प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है, प्रोविजो, जहां लॉ है उसमें कुछ एक्सेप्शन है तो क्या होता है, प्रोविजो। प्रोवाइडेड दैट वेयर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सच कन्वर्जन आर क्या, नॉट एक्सेप्टेबल टू द कंपनी विद इन कितना डेज, 60 days from the date of क्या, communication of such order, appeal to the क्या, tribunal, which shall after hearing the company and the government pass such order as it deems fit। दोनों को मौका देगा ना, कंपनी को और सीजी को, बोलो क्या बोलना चाहते हो, हम फिर ऑर्डर सुनाएंगे। तुम लोग पहले अपना जो भी है सफाई दे दो, फिर हम अपना फैसला सुनाएंगे। कौन, ट्राइब्यूनल, किसका सुनकर, सीजी का और कंपनी का, दोनों का सुनेगा ना। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ऑडी अल्ट्रम पर्टम, कुछ याद आ रहा है, ऑडी अल्ट्रम पर्टम, इट्स अ लैटिन मैक्सिम, वेरी गुड, राइट ऑफ बीइंग हर्ड सबके पास रहता है। चलो सबसेक्शन 5 in determining the terms and conditions, guys focus here, in determining the terms and condition of the conversion under subsection 4 government shall have due regard to the क्या बोला था, very good, financial position of the company। कोई दिक्कत है, ठीक है। फिर पढ़ो क्या लिखा है, where the government has by any order made under subsection 4 directed that any debenture or loan or any part thereof shall be converted into shares in a company, and where no appeal has been preferred or where such appeal has been dismissed, where such order has the effect of increasing the authorized share capital of the company, such altered and पढ़ो तो ये पूरा और समझाओ मेरे को, सब चीज हम क्यों समझाए, कुछ तुम भी समझाओ मेरे को, तब तो इंपॉर्टेंट समझ में आएगा मेरा। पढ़ो और समझाओ। गजब बात लिखा है, गजब। हाथ उठाओ जिन लोगों को आता है, रेज योर हैंड, यू वांट टू इंटरप्रेट, बोलो। हाँ बट पूरा क्लैरिटी नहीं आया, ठीक है, बट नॉट दैट क्लियर। सुनो पढ़ो क्या लिखा है, कंपनी का ऑलरेडी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है बताओ, 1 लाख। इसमें कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुका है, जानते हो कितना, 80,000, और अभी राइट इशू लेकर आया 20,000 शेयर का। राइट इशू कितना का लेकर आया, 20,000। सीजी जैसे ही देखा, सीजी बोला यार मेरा जो लोन वगैरह पड़ा है ना, हमको उम्मीद नहीं है कि तुम मेरे को लोन का रिपेमेंट करोगे, एक काम करो उसको कन्वर्ट कर दो, और जो लोन का अमाउंट है ना वो बहुत ज्यादा है,
समझ में आ रहा है? तो सीजी अगर इस लोन को कन्वर्ट करेगा ना शेयर्स में, तो कम से कम सीजी को 40,000 इक्विटी शेयर मिलना चाहिए। बट कंपनी ऑलरेडी 80,000 तो इशू कर चुका है, और कितना लेकर आ रहा है? 20,000। बट सरकार कितना बोल रहा है? मेरे को 40,000 दे दो। लेकिन तुमको एक चीज लगेगा यार, 40,000 कंपनी चाह के भी नहीं दे सकता, क्योंकि कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, याद है एमओए के अंदर एक कैपिटल क्लॉज हम लोग डालते हैं जिसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल का वैल्यू लिखते हैं, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर विच द कंपनी कैन रेज, जो ऑलरेडी 1 लाख है। तो कंपनी चाह के भी सीजी कैसा बकवास करे, 40,000 शेयर बोल रहा है दे देने, हमारे पास तो कैपेसिटी खाली 20,000 शेयर इशू करने का है। सो हाउ कैन आई इशू बियॉन्ड माई ऑथराइज शेयर कैपिटल? उसके लिए तो मेरे को ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा एमओए का। आफ्टर ऑल ये है कौन? सीजी। समझ में आ रहा है? सीजी सुप्रीम, सीजी जो बोलेगा तुमको करना पड़ेगा। तो सीजी क्या बोला, लॉ मेकर क्या बोले, अगर कल को सीजी ऐसा तुमको करने बोलता है, तो जितना भी तुमने शेयर कैपिटल सीजी को इशू किया ना, हम लोग अज्यूम कर लेंगे, वी शैल डीम कि तुम्हारा ऑथराइज शेयर कैपिटल उतना अमाउंट से बढ़ गया, और वो भी तुमको कोई कंप्लायंसेस करने का दरकार नहीं है फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ योर ऑथराइज शेयर कैपिटल। याद है मैंने तुमको जब मेमोरेंडम पढ़ाया था ऑल्ट्रेशन अंडर सेक्शन 13, मैंने बोला था ऑल्ट्रेशन ऑफ अलग अलग क्लॉजेस है, बट वहां मैंने तुमको शेयर कैपिटल का ऑल्ट्रेशन नहीं पढ़ाया था, बोला था सेक्शन 61 में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो 61 में बहुत सारा प्रोविजन है, वो सब भी कंप्लाई करने का दरकार नहीं है। क्या तुम ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ा सकते हो? हाँ बढ़ा तो सकते ही हो, लेकिन उसके लिए फॉलो करना पड़ेगा ना प्रोविजन को। बट यहाँ पे कुछ फॉलो भी नहीं करना है, डीम टू इंक्रीज हो जाएगा। यानी तुमने यहाँ पे सीजी को एक्स्ट्रा कितना दिया? 20,000। तो तुम्हारा ऑथराइज शेयर कैपिटल डीम टू इंक्रीज बाय कितना हो जाएगा? 20,000 इक्विटी शेयर। तो ये बात लिख दिया है कि जो भी शेयर तुम सीजी को दोगे, समझ में आ रहा है, विच इज बियॉन्ड योर ऑथराइज शेयर कैपिटल, योर ऑथराइज शेयर कैपिटल शैल डीम टू इंक्रीज बाय सच नंबर ऑफ शेयर इशू टू द सीजी। देखो वही बात लिखी, आप पढ़ो, देखो क्लियर होगा। देखो यहां से पढ़ो, वेयर सच ऑर्डर हैज द इफेक्ट ऑफ क्या? इंक्रीजिंग द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, इट स्टैंड्स ऑल्टर्ड एंड द ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ सच कंपनी शैल स्टैंड इंक्रीज्ड, shall stand deemed to be increased by an amount of the value of the share with such debenture or loan or part thereof has been converted into। समझ गए? ये बात लिख दिया है यहाँ पे। बोलो क्लैरिटी है? कोई डाउट है? तो ये पूरा का पूरा तुमने क्या पढ़ लिया बताओ? बेयर एक्ट का लैंग्वेज। और अगर इसके अलावा भी तुमको कोई कंफ्यूजन है, डायरेक्टली आई विल शो यू द वेबसाइट ऑफ एमसीए, वहां पे भी देखोगे सेम चीज लिखा रहेगा। कहाँ जाओगे जब भी कोई भी दिक्कत है, तुमको पूरा बेयर एक्ट पढ़ना है, डायरेक्टली कहाँ जाओगे? MCA, www.mca.gov.in, एक्ट्स एंड रूल्स में जाओगे, फोकस ईयर, जिन लोगों का फर्स्ट क्लास एक्ट्स एंड रूल्स में जाओगे। फिर कहाँ जाओगे? कंपनीज एक्ट। पढ़ क्या रहे हो? कंपनीज एक्ट ना। चैप्टर बताओ कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर 4 देख रहे हैं? चैप्टर 4 में सेक्शन बताओ कौन सा कर रहे हैं? 62 में दिख रहा है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, दैट इज नथिंग बट क्या? राइट इशू। देखो दिखाई दे रहा है आपको राइट इशू में? इतना सारा सबसेक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, टोटल सबसेक्शन 6 है ना, 6 तक बोला था। 6 में यही वाला बात, कन्वर्जन वाला, डीम टू इंक्रीज वाला बात है। देख रहे हो वही सब कुछ लिखा हुआ है। देख रहे हो प्रपोजेस टू इंक्रीज सब्सक्राइब बाय फर्दर, किसको ऑफर करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। दिखाई दे रहा है कि नहीं? जल्दी बोलो। नॉट लेस देन 15 डेज, वही सब लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? ठीक है। और इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, ये सब दिख रहा है? तो अब पूरा कंडीशन लिखा हुआ है ना, एम्प्लॉय को कैसे हम लोग दे सकते हैं, वही सब लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे रेड क्यों है बताओ तो इसमें? हाँ अमेंडमेंट क्या है? खाली ये वाला, ये इंसर्ट किए, एनी अदर मोड हैविंग द क्या? प्रूफ ऑफ डिलीवरी। बोला था एनी अदर मोड हैविंग द प्रूफ ऑफ डिलीवरी, यही अमेंडमेंट है इसमें खाली। कोई दिक्कत? फिर सबसेक्शन 3 में बोलो किसके लिए बोला था? जल्दी से बोलो, बोलो। कन्वर्जन वाला बोला था। सबसेक्शन 4 में किसके लिए? सीजी वाला कन्वर्जन के लिए बोला था। ठीक है। सबसेक्शन 5 में क्या बोला था? ड्यू रिगार्ड वाला फाइनेंशियल पोजीशन। सबसेक्शन 6 में वही जो भी तुम पढ़े हो डिट्टो, देखो वही लिखा हुआ है। बोला ना जब सीजी क्या करेगा? कन्वर्ट हो गया तो हम लोग को मान लेंगे कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑटोमेटिकली उतना से इंक्रीज हो गया। बोलो कोई दिक्कत है? आर वी थ्रू विद दिस? चलो लिखना स्टार्ट करो। और यहाँ से एग्जाम्पशन वगैरह लिखा ना, प्राइवेट कंपनी के लिए जो नहीं था ओआर पास कर सकते हैं, था ना? किसमें था वो बताओ? कैसा लगा राइट इशू? डिफिकल्ट और इजी? लिखवा देते फिर पूछना।
संपद एक का बैकअप कर लेना। डू नॉट टॉक गाइस। सबसेक्शन 1 लिख ली हो क्या? फर्स्ट पॉइंट हो गया है। बोलो पहला सब क्लॉज क्या था? ऑफर पीरियड ना। लेसर पीरियड बोलो कितना है? बट कैन नॉट बी मोर देन कितना? इन केस ऑफ कौन सा कंपनी?
अगर उन लोग कंसेंट दे दिया ना राइटिंग में। लिखो तीनों सब क्लॉज। क्लॉज ए इज डन। हो गया। इंपॉर्टेंट लिखना राइट इशू के ऊपर। बोनस इशू, राइट इशू, ये सब ऐसा ऐसा टॉपिक है जो हर ऑल्टरनेट टर्म में इंस्टीट्यूट देते हैं एग्जाम में। जिसको चार्ट फॉर्मेट में दिक्कत हो रहा है, यू कैन ऑल्सो राइट इट पॉइंट वाइज। और एग्जाम में तो वैसे भी हमें पॉइंट वाइज ही लिखना है। यू कैन नॉट ड्रॉ चार्ट्स इन द एग्जाम। देन व्हाई आर यू ड्रॉइंग द चार्ट्स नाउ? फॉर बेटर रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ग्राफिकल व्यू एक रहे दिमाग में, याद रहे ऐसे से था। तो क्लॉज सब क्लॉज याद रहेगा ना ऐसे, एक के नीचे तीन। ठीक है, हटा दें इसको। ठीक है, बोलो क्या करें। ऊपर जाएंगे, पहले इन लोग को नीचे का लिख लें दो। हटा दें। सेकंड बेंच हुआ आपका? शैल आई रिमूव? एवरीवन हैज रिटन, एनीवन राइटिंग रेज योर हैंड। तुम छोड़ दो, तुम मत लिखो। और किसको देगा क्लॉज बी में? बोलो क्लॉज बी में किसको देगा? टू एट्स एम्प्लॉइज अंडर क्या? बाई पासिंग
इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड इट कैन बी डन बाय पासिंग, क्या मतलब एसआर का दरकार नहीं है। लास्ट और किसको दे सकते हो? बाई पासिंग बट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स शैल बी डन बाय या क्या? शेयर का वैल्यूएशन निकालेगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो यानी तुमने क्या क्या देखा, ये इक्विटी वाले को भी दे सकते हो, एम्प्लॉय को दे सकते हो, आउटसाइडर को दे सकते हो। अब जाकर सबसेक्शन 1 खत्म हुआ है। हाँ क्लियर है, लिख लियो, लिखो जल्दी, स्पीड बढ़ाओ, किसी को भी, एनीवन एनीवन। हाँ बट वही जो भी तुम करोगे फिर यू हैव टू फॉलो दैट कंडीशंस। सस्ता में कहाँ देते थे? वैल्यूएशन नहीं निकालता था उन लोग, वैल्यूएशन के हिसाब से। अरे वो तो वैल्यूएशन लोग बढ़ा कर बताता है ना। वैल्यूएशन देखो दो टाइप का हुआ, एक जो तुम निकाला, तुम तो अपना ज्यादा ही निकालेगा। क्या प्रीवियस राउंड वाला? हाँ हाँ, तो उसके बाद तो चेंज होता है ना टर्म्स एंड कंडीशन। योर whatever money you have raised from the market on the basis of previous valuation may not stay intact ना। ओवर देयर ये तो तुम्हारा वैल्यूएशन चेंज हुआ होगा, गिर भी गया होगा, बढ़ भी गया होगा, कंट्रोल डाइल्यूट करने से भी कम होता है। हाँ क्या बोल रहे हो तुम? वैल्यूएशन जो होता है ना, तुमको पता है वैल्यूएशन निकालने का तरीका अलग अलग होता है। तुम जो वैल्यूएशन बता रहे हो, ड्यू डिलिजेंट एजेंसीज होता है ना, बड़ा बड़ा कंपनी, उसको बुलाकर वैल्यूएशन करवाता है। तो तुम्हारा तो वैल्यूएशन वैसे भी वो तो क्या ओवर था, तुम समझो यार, पेन पेपर में लोग वैल्यूएशन निकाल रहे से, वो वैल्यूएशन का कोई अस्तित्व है? तुम जो बोल रहे हो वो फैक्ट्स फिगर एक्चुअली अलग होता है, तुमको वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वहां दिखाया जाता है, रियलिटी बहुत डिफरेंट होता है। तुम देखते हो जब लोग चेक साइन करते हो, क्या रियल चेक साइन करके देता है? शार्क, ऐसा कौन सा बैंक है जो शार्क इशू करके देता है अपना चेकबुक के ऊपर? शार्क बना हुआ रहता है चेकबुक में, देखे हो कभी उन लोग का? कौन सा बैंक का उसमें चेकबुक में शार्क बना हुआ रहता है? दैट इज वॉट एवर यू आर बीइंग शोन इज दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट, रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। समझ में आ रहा है? तुमको पता भी नहीं होगा, पीछे में लोग ऑफर चेंज कर देता होगा तो वो, और तुम सोचो वो लोग को इंटरेस्ट किया, चिंदी कंपनी है वो, तो उसका वैल्यूएशन तो वैसे भी कुछ नहीं होगा, वो तो दिखा रहे ना तुमको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, इतना बड़ा वैल्यूएशन है। इट इज लियरिंग यू ना, ताकि तुम भी जाओ चिंदी कंपनी को लेकर अपना, तुमको भी मोटिवेशन मिले, तुम भी जाकर पिच करो। समझ में आ रहा है? वैल्यूएशन जैसे वहां दिखाता है कि ऑन द टेबल बैठ के ऐसी वैल्यूएशन निकल जाता है क्या? तुम कभी अगर देखोगे ना, अमलगमेशन मर्जर होता है, बड़ा बड़ा कंपनी का वैल्यूएशन कैसे निकलता है, अलग अलग वैल्यूएशन का बेसिस होता है। समझ में आ रहा है? ऐसे नहीं निकलता वैल्यूएशन, नेटो मेथड होता है, बहुत सारा मेथड होता है, ईपीएस मेथड होता है वैल्यूएशन करने का। सीएमए फाइनल में ना तुम्हारा एक सब्जेक्ट है अलग से, सीएमए फाइनल जो बच्चे करते हैं उसका अलग से एक सब्जेक्ट है, एसपीएम एंड बीवी। सब्जेक्ट का ही नाम है बीवी, मतलब बिजनेस वैल्यूएशन। वो सब्जेक्ट हम ही पढ़ाते हैं फाइनल लेवल में, बच्चों का 90+ भी आता है उसमें। कभी आना वहां पे, तुमको सम सिखाएंगे वैल्यूएशन कैसे होता है। एक एक सम रहता है वहां, 3-3 पेज का क्वेश्चन रहता है, एक एक सम। समझ में आ रहा है? वहां बिजनेस वैल्यूएशन सीखते हो, एक बिजनेस को खरीद रहे हो, मर्ज करो, एब्जॉर्प्शन, मर्जर बाय एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रहा है? एक्सटर्नल मर्जर, अलग अलग उसमें मर्जर्स होता है।
अलग अलग मोड्स होता है उसमें, वो अलग ही चीज है, ऐसे नहीं होता वो जो तुमको दिखाता है शार्क टैंक में। दैट इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन। ऐसे तो बैठे बैठे हम भी कुछ भी बोलते रहते हैं नाम शराब तुम लोग को वैल्यूएशन का, वैसे थोड़ी वैल्यूएशन निकलता है। चलो वैल्यूएशन करने के पहले स्वैप रेशियो निकलता है, समझ में आ रहा है? स्वैप रेशियो वगैरह निकलता है, बहुत अलग ही चीज है वो, रियलिटी में अलग ही होता है। शार्क टैंक तभी तो एंटरटेनमेंट का पर्पस है ना। चलो, अरे मतलब होता है, 100% रियल नहीं होता ना। अब तुम समझो, तुमको क्या लगता है वाकई में कोई ऐसा कंपनी एग्जिस्ट करेगा क्या जो तुम्हारे स्टमक के होल को ठीक करता है? एक वो लेकर आया था ना, क्या गजब का दिखाया उन लोग, वो इम्प्लांटेड रहते हैं, वो लोग खुद ही वो सब पैदा करते हैं एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए, और उसका जो मजाक उड़ाया जाता है उस कंपनी का। मतलब यू विल ऑल्सो, यू शुड हैव द ऑडेसिटी ना। तुम ऐसा घटिया सा कंपनी खोल के तुम जाओगे वहां पे सामने बोलने के लिए और कुछ भी बोल रहे हो तुम, उसका पिच कभी देखना, तुम मतलब देख के हिल जाओगे कि ऐसे भी लोग हैं। वो लोग हैं नहीं, उनको मतलब पैसा देकर बुलाया जा रहा है, वो रियलिटी थोड़ी होता है यार। अभी भी तुम लोग बच्चे ही हो क्या? थोड़ा तो मैच्योर हो जाओ। हाँ तो तुम जाओ ना, कौन मना कर रहा है? मेरे से क्यों लेगा, पहले वहां जाओ पिच करो। तुम वहां तो जाओ, पहले देखे तो सही तुम्हारा आइडिया। चलो, और तुमको क्या दरकार है, जब तुम्हारे पापा का ही बिजनेस है वही ज्वाइन करो, अलग से कुछ करना है वही देखा आ गया ना। मतलब पापा से पैसा नहीं लेंगे, बाहर से पैसा लेंगे, देखना है। चलो, सुनो, सबसेक्शन 2 में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? राइट ऑफर लेटर जो होता है उसके बारे में, ठीक है? और बोलो ना क्या था, एनी अदर मोड जिसका क्या मिले, whose whose acknowledgement, that is proof of delivery, is received. देख रहे हो कितना टेक्निकल है ये, एक सेक्शन में देखो कितना हम लोगों ने डिटेल में कर लिया। ये चैप्टर बहुत टेक्निकल है, एक भी क्लास मिस मत करना, हाँ? नहीं तो पता है बच्चे ये चैप्टर छोड़कर जाते हैं, बहुत डर लगता है इस चैप्टर से। मतलब स्टूडेंट से दिस इज नाइटमेयर चैप्टर फॉर देम, बट इजी है अगर तुम समझोगे तो। एक बार मेरे से तुम समझ लिए, तुमको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है? 9 से 10 क्लास लगेगा इस चैप्टर में, और सम्स करेंगे मजा मजा। सम्स जबरदस्त है, हम तो चाहते सम्स आ जाए एग्जाम में, मजा आ जाएगा। और सम्स आएगा तो फुल मार्क्स मिलेगा ना। वहां पे लॉ मेकर जो, लॉ मेकर बोल रहे हैं, एग्जामिनर तुम्हारा मार्क्स काट नहीं सकते। लॉ मेकर ही मुंह में बस गया है। नहीं आया था सम्स, नहीं आया था, कोई सम नहीं आया इस बार। हाँ हो सकता है आ जाए, इस बार बहुत इजी पेपर आया है, मेरे को तो लग रहा है डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया इंस्टीट्यूट ने। नहीं दोनों में आता है सम्स, ऐसे मत बोलो। रेड इशू बोनस इशू का सम्स बहुत पॉपुलर है। चलो हो गया।
सबसेक्शन 3 में बोलो क्या लिखा है, कन्वर्जन वाला बात, कंपनी अगर करेगा राइट इशू में लिखो, कंपनी कैन कन्वर्ट इट्स क्या, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑब्लिक कन्वर्टेबल लोन्स इनटू इक्विटी शेयर्स अंडर राइट इशू, लेकिन कब, प्रोवाइडेड दैट इफ, क्या पास किया हुआ था ऑलरेडी, कब कब कब, वेरी गुड, बिफोर इशू ऑफ सच ठीक है। अब 456 सीजी से रिलेटेड है पूरा, क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 हो गया, सबसेक्शन 2 हो गया, पॉइंट नहीं है सबसेक्शन है। जब भी हम पॉइंट लिखेंगे कैसे लिखेंगे, यू नो, पूरा ऐसा सर्कल, सबसेक्शन लिखेंगे तो कैसा, ऐसा ब्रैकेट में रहेगा, हाँ, हियर वी आर राइटिंग सबसेक्शन। चलो अब नेक्स्ट सीजी वाला पॉइंट, सीजी क्या कर सकता है, डायरेक्ट कर सकता है ना, सीजी में डायरेक्ट द कंपनी टू कन्वर्ट इट्स नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, या फिर क्या, चलो ऊपर में तो कन्वर्टेबल था, या तो सीजी बोले मैं नॉन कन्वर्टेबल को कन्वर्ट करो, करना पड़ेगा क्या, हाँ कुछ उपाय नहीं है, या फिर नॉन कन्वर्टेबल लोन issued by the company to CG into equity shares under right issue. The company shall convert the same. Provided that, अगर कंपनी खफा है, if the company is aggrieved, दुखी है, by the CG's order, it can file an application against CG's order to NCLT within और सीजी दोनों को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा और अपना फैसला सुनाएगा, जो भी उसका फैसला दैट शैल बी बाइंडिंग, सीजी नहीं एनसीएलटी।
कोई भी ऑर्डर पास करेगा उसके पहले किसको ध्यान में रख के करेगा? हाँ, खराब है तभी ना करेगा वो, नहीं तो क्यों करेगा? सीजी को क्या मतलब है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लेकर बैठा था, अपने आप को अब वो इक्विटी शेयर्स इशू करवाने, तो जोर जबरदस्ती हो गया ना। वैसे नहीं होता भाई। आप देखिए, अगर आपको लग रहा है कि डिफॉल्ट करेगा कंपनी, तब आप मांगिए ना इक्विटी, अदरवाइज वाई। ठीक है? और क्यों इक्विटी मांग रहे हैं? मान लो कल को कंपनी बर्बाद होगा, बंद होगा, तो जो भी रुपया वगैरह सेटल होगा तो ओनर को तो मिलेगा ही ना, डिबेंचर होल्डर को तो कब मिलता? अगर सिक्योर्ड वगैरह होता, वो भी तो नॉन कन्वर्टेबल है, क्या पता मिले नहीं मिले। अपील फाइल करने के लिए हर जगह नहीं जा सकते, हर चीज के लिए नहीं। और वैसे भी तुमको पता है दो चीज होता है, फॉर लॉ एंड फॉर फैक्ट। तो लॉ के लिए तो जा ही नहीं सकते ना, फैक्ट के लिए जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट बताओ क्या था? लास्ट सब सेक्शन। वेरी गुड। हो गया।
निकालो, सॉल्व इट वेरी क्विकली। 2 मिनट का टाइम दे रहे, ज्यादा नहीं, जल्दी सॉल्व करो, बहुत इजी है। क्वेश्चन लिख लिया है? बोलो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितना ऑफर कर सकता है? प्रपोर्शन में होता है ना ऑफ दैट पेड अप शेयर कैपिटल। तो इसका कितना है पेड अप शेयर कैपिटल? 1000 है क्या? सो 1000 इक्विटी शेयर इंटू क्या 1/2 एट द रेट ऑफ कितना ₹40 ईच ना? यस और नो? रेड इशू प्राइस 40 रुपये है ना? बी का आंसर बताओ। रेनंसिएशन मैक्सिमम रेनंसिएशन प्रोसीड्स कितना हो सकता है? लिखो मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या? मार्केट प्राइस माइनस ₹50 माइनस रुपीस तो मैक्सिमम रेनंसिएशन प्रोसीड्स which A can take from B on 1000 shares shall be 10 into 1000 कितना आएगा रुपीस? एक क्वेश्चन और लिखो, क्या पार्ट रेनंसिएशन कैन बी डन पार्टली? सुनो ना, ये 1000 थोड़ी है, 500 शेयर पे होगा ना? 500 शेयर पे होगा ना? क्योंकि 1000 तो उसके पास था ही, उसको मिला 500। ₹10 इंटू 500 कितना होगा? 5000। बोले इसका आंसर। unless the articles renunciation can be done partly, पार्टली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए पूरा? बट एक प्रॉमिस करना होगा, आज ही जाके इसको रिवाइज करोगे। तुमको लग रहा है सब आ गया है, बट 10 मिनट खाली देना है घर जाके, 10 से 15 मिनट। 15 मिनट एक बार रीड करो, कॉपी बंद करके प्रोविजंस को अपने दिमाग में रोटेट करो। सब सेक्शन 1 2 3 4 5 6 में ये है, समझ में आया? कर लो क्या जाकर, जैसे जैसे बोल रहे साथ साथ करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए।
ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चंस कॉपी में लिखने दिया था, हैव यू रिटन इट? लिख लिया? देखा तो देख के थोड़ी रखना है, लिखना भी तो है कॉपी में। देखा क्या होता है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पेपर देख के आ जाना बस। एक चीज और लिखो तो, सुनो यहाँ रजिस्टर्ड वैल्यूअर में ना एक पॉइंट और लिख लो। हम लोग बोले ना बाकी लोगों को दे देंगे जिसका जो मर्जी बीओडी को अच्छा लगेगा, बट सब्जेक्ट टू क्या बोला था, इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 3, तो वो वाला बात यहाँ लिख लो। क्लॉज सी में, क्लॉज सी है ना सबसेक्शन 1 का क्लॉज सी। सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कंटेन्ड इन चैप्टर 3 यानी क्या हो गया, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी। चैप्टर 3 क्या है, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड अदर कंप्लायंसेस। ओके, सो लेट अस कीप द क्लास टिल हियर गाइस, सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके, कल और भी जबरदस्त नया सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। प्लीज यहाँ तक रिवाइज करके आना, इज इट ओके? रिवाइज करके आओगे, हाँ या ना? चलो, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे। रिविजन आज नहीं करवा रहे, कल एक संग करवाएंगे, ठीक है? और जिन बच्चों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, www.meplclasses.com में विजिट करो और जल्दी से MEPL को अपना लर्निंग पार्टनर बना लो, ठीक है? चलो, कैटेगरीज में जाओगे, कोर्सेज में जाओगे, यू कैन गेट योरसेल्फ एनरोल्ड।